नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है नफरत से मोहब्बत तक। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए पहला भाग अवश्य देखें। पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। तनुश्री की सास तनुश्री को आराम करने को बोलकर चली गई। कनिका ने वहीं रुक कर कमरे को सेट किया और फिर तनुश्री से बातें करने लगी। कनिका को कॉलेज जाना था, इसलिए थोड़ी देर बाद वह भी तनुश्री को बाय बोलकर चली गई। तनुश्री की तबीयत ठीक नहीं थी, पर वो सामान्य दिखने की पूरी कोशिश कर रही थी। आयांश इस बात को अच्छे से समझ रहा था। आज विदित जी ने उसे तनुश्री के साथ रुकने के लिए कहा था और खुद ऑफिस चले गए थे। आयांश तनुश्री का पूरा ख्याल रख रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर को भेजा। वार्ड बॉय आकर तनुश्री का ब्लड सैंपल ले गया था। शाम को डॉक्टर तनुश्री की रिपोर्ट के साथ घर आए और उन्होंने उसे वायरल फीवर होने का बताया। कुछ और दवाइयां लिख कर दी। उन्होंने कल एक बार तनुश्री को हॉस्पिटल लाने के लिए कहा ताकि उसके कुछ और टेस्ट किए जा सके। कनिका ने तनुश्री को डिनर करवाया और खुद भी डिनर के लिए चली गई। कुछ देर बाद तनुश्री, जो अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी, फ्रेश होकर वापस आकर लेट गई। आयांश कमरे में आया तो उसने तनुश्री को देखा और डिनर का पूछा तो उसने हाँ में जवाब दिया। आयांश ने लाकर उसे दवाई दी और उसे सोने के लिए कहा। उसने उठकर काउच की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन एकदम से रुक गया। पीछे मुड़कर देखा तो तनुश्री ने उसका हाथ पकड़ रखा था। आयांश वापस मुड़ते हुए, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या तुमको? आयांश ने तनुश्री से पूछा। तनुश्री ने उसकी ओर आस भरी निगाहों से देखते हुए कहा, यहीं सो जाइए ना, कितना बड़ा तो बेड है, हम दोनों आराम से यहाँ सो सकते हैं। आयांश ने उसका हाथ पकड़कर हटा दिया। ज्यादा उम्मीदें मत पालो, हमारी शादी की सच्चाई तुम अच्छे से जानती हो। तुम सिर्फ इस घर की बहू हो, मैं तुम्हें पत्नी नहीं मानता। तुम मेरी सिर्फ जिम्मेदारी हो, जिसने वक्त पर मेरी मदद की है, पैसों के बदले ही सही, बस उसी नाते तुम्हें आराम मिल सके, इसलिए कल तुम्हारे पास आया था, बाकी और कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर तनुश्री को बहुत दुख हुआ और आंखें भर आई। अपने आंसू छुपाने के लिए तनुश्री ने जल्दी से पलकों को बंद कर लिया। इस वक्त वो खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने केवल आयांश की बाहों में सुकून चाहा था और वो कुछ और ही समझ बैठा था। सो जाओ, आराम मिलेगा, आयांश तनुश्री से गुस्से में बोलता है। इतना कहकर आयांश काउच पर जाकर लेट गया और आंखों को बंद कर लिया। तनुश्री अपनी भरी आंखों से कुछ देर उसे ताकती रही और फिर करवट बदल कर सिसकती रही, फिर जल्दी ही सो गई। अगले दिन सुबह आयांश उठा और तनुश्री की ओर देखा, जो अभी भी सोई थी। वो उठकर गया और उसके सर पर हाथ रख के देखा तो बुखार अभी भी था। आयांश फ्रेश होने के लिए चला गया। वो नहाकर बाहर आया तो देखा कि तनुश्री भी जाग गई थी, लेकिन एकदम शांत बैठी थी। आयांश उसके पास आया और उसके सिर की ओर हाथ बढ़ाते हुए उससे कुछ कहने ही वाला था कि तनुश्री ने झटके से अपना चेहरा पीछे करते हुए मैं ठीक हूँ और उठकर वॉशरूम में चली गई। आयांश को उसका बर्ताव न जाने क्यों बुरा लगा, लेकिन वो सिर झटकते हुए नाश्ते के लिए नीचे आ गया और कनिका ने तनुश्री को फ्रेश होने में मदद की और नाश्ता करवाया। फिर सुषमा जी और आयांश दोनों साथ ही कमरे में आए। सुषमा जी ने तनुश्री का सिर सहलाते हुए उसकी तबीयत पूछी तो उसने अभी ठीक है मम्मी, लेकिन सुषमा जी को छूते ही पता चल गया कि उसे अभी भी बुखार है। तनुश्री को अभी भी बहुत तेज बुखार था, लेकिन तनुश्री सबसे छिपा रही थी। सुषमा जी ने आयांश की ओर देखते हुए कहा, कल डॉक्टर तनुश्री को हॉस्पिटल में लाने का बोल कर गए थे, तुम इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। कुछ देर बाद कनिका और सुषमा जी नीचे चले गए और आयांश वहीं काउच पर अपना लैपटॉप खोलकर काम करने लगा। 1 घंटे बाद आयांश ने तनुश्री को डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा तो तनुश्री ने मना कर दिया कि आज की दवाइयां हैं, वैसे भी मुझे अब ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत लगेगी तो कल चली जाऊंगी। लेकिन उसने एक बार भी आयांश की ओर नहीं देखा। मतलब तुम चाहती हो कि मैं आज भी यहीं तुम्हारी सेवा में लगा रहूं और ऑफिस ना जाऊं, क्योंकि
बाकी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती दादाजी और बाकी घर वाले मुझे नहीं जाने देंगे। तनुश्री को उसकी कही इस बात से बहुत तकलीफ हुई। आप जाइए, मैंने नहीं रोका है आपको। वैसे भी जिनकी जिंदगी में कुछ मायने रखती हूँ वो मेरे पास है। और वो दूसरी और करवट बदल कर लेट गई। अयान जिसे समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए, कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा। उसकी कही बात उसे बहुत ज़्यादा चुभन दे गई थी। वो चुपचाप बालकनी में चला गया और अपना काम करने लगा। अयांश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तनुश्री ऐसा क्यों बोल रही है। तनुश्री की आंखों में उसकी बेरुखी बातों से आंसू आ जाते हैं। वो आंखें बंद किए हुए अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचती है। क्या कभी उसकी जिंदगी में कोई प्यार करने वाला नहीं होगा? बचपन से आज तक उसने सबकी नफरत ही सही है। बस प्यार उसे नाना नानी से ही मिला। नानी माँ हमेशा कहती थी मेरी जिंदगी में कोई राजकुमार आएगा, वो मेरे जीवन को खुशियों से भर देगा। लेकिन इस शादी के बाद क्या अयांश मुझे कभी अपनाएंगे? क्या वो कभी मुझे अपनी जिंदगी में जगह देंगे? उनके बर्ताव से तो नहीं लगता। दादाजी, मम्मी, पापा जी और कनिका मुझे कितना प्यार करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं उनके बेटे की पसंद हूँ। लेकिन जब उन्हें सब पता चलेगा तो क्या वो सब मुझे अपना पाएंगे? तनुश्री का ध्यान अपने फ़ोन पर आ रहे अंकुश के फ़ोन से टूटा। वो पहले तो अपने फ़ोन को घूरते हुए देखती रही, लेकिन फिर उसने फ़ोन को उठा लिया और हेलो बोला। उधर से अंकुश की आवाज़ सुनाई दी, कैसी हो तनु? तनुश्री खुद को संभालते हुए, मैं अच्छी हूँ, तुम कहो आज कैसे याद आ गई मेरी? इतने दिनों से तुम्हारा कोई फ़ोन नहीं आया और ना ही मिल रहा था। मैंने कई बार कोशिश की, मैंने कितनी बार तुम्हारा फ़ोन लगाया लेकिन नहीं मिला। मैं काम के सिलसिले में अपने चाचा जी के पास गांव गया था, वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है इसलिए बात नहीं हो रही थी। मैं आज ही वापस लौटा हूँ और आते ही सबसे पहले तुम्हारे घर गया तो पता चला कि अब तुम सब वहाँ नहीं रहते। सब ठीक है ना? तनु, नाना जी और नानी माँ कहाँ हैं? वो ठीक तो है? हाँ बाबा, हाँ सब ठीक है। ये सब बातें छोड़, ये बता कल क्या कर रही है? लंच पर चले क्या? नहीं अभी नहीं, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर है इसलिए मैं अभी नहीं आ सकती। तनु, मुझे बताया क्यों नहीं? मैं अभी तेरे पास आता हूँ। अपना नया पता व्हाट्सएप कर मुझे। अंकुश, परेशान मत हो, मैं अभी ठीक हूँ। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पहुँचते हुए, मैं तुम्हें एड्रेस व्हाट्सएप करती हूँ, तुम शाम को आ जाना। तनुश्री को फ़ोन पर किसी लड़के से बात हुए सुन अयांश के भी कान खड़े हो गए और वो सोचने लगा कि ये तनुश्री खुद को पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन उसे बेचैनी अभी भी महसूस हो रही थी। वो उठकर वॉशरूम में गई, लेकिन वापस बेड की ओर आते हुए उसे कमजोरी की वजह से चक्कर आने लगे। उसने जल्दी से पास रखी टेबल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन खुद को ना संभाल पाने की वजह से टेबल की ओर ही गिर गई, जिससे उसके सर में हल्का कट गया और वो बेहोश हो गई। अंकुश कौन है? बालकनी में बैठे अयांश को जैसे ही कुछ गिरने की आवाज़ आई तो वो जल्दी से कमरे में आया तो तनुश्री को इस तरह देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया और ले जाकर बेड पर लिटा दिया। सबसे पहले उसने चोट पर दवाई लगाई और तुरंत डॉक्टर को घर आने के लिए कहा। अयांश तनुश्री के पास बैठकर उसके सर को सहलाने लगता है। थोड़ी देर में डॉक्टर भी आ जाते हैं और तनुश्री को चेक करते हैं। डॉक्टर के साथ ही पूरा परिवार तनुश्री के पास पहुंच जाता है। सभी तनुश्री की हालत को देखकर चिंतित थे। डॉक्टर तनुश्री को चेक करके, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ा स्ट्रेस और कमजोरी की वजह से बेहोशी हुई है। आप लोगों को इनके खान पान पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे लगता है इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और जब खाया नहीं है तो दवा भी नहीं ली होगी। अभी मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, 2 से 3 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। बाकी इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। अयांश कुछ सोचते हुए, सुबह ब्रेकफास्ट तो कनिका खिलाकर गई थी सुषमा जी। हाँ वो लाई थी, लेकिन तनुश्री ने बस 2 चम्मच पोहा खाया और फिर मना कर दिया।
कि उसका बिल्कुल मन नहीं है और मैं अभी उससे पूछने ही आ रही थी कि कुछ और खाने का मन हो तो मैं राजू से कहकर बनवा देती हूँ, लेकिन तभी डॉक्टर साहब आते हुए दिखाई दिए। अभी सोने दो, जब जाग जाए तो मुझे बता देना, अब की बार मैं खुद खिलाकर जाऊंगी। डॉक्टर के साथ ही सभी कमरे से चले जाते हैं और आयांश वहीं तनुश्री के पास आकर बैठ जाता है। 2 बजे के लगभग तनुश्री की नींद खुलती है तो वो आयांश को अपने पास बैठा देखती है, जिसकी नजरें उसके ऊपर ही थी। तनुश्री कुछ पल उसे देखती रहती है, लेकिन फिर करवट बदल लेती है। आयांश उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे अपनी ओर घुमाकर, क्या है ये सब, क्या करना चाहती हो? मैंने पहले ही सब क्लियर कर दिया था, फिर क्यों ये सब कर रही हो? कुछ हासिल नहीं होगा इस सब से। मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें पत्नी नहीं मानूंगा और ना ही पत्नी होने का हक कभी दूंगा, लेकिन मैं तो आपको अपना पति मानती हूँ ना। अगर आपको ये शादी नहीं निभानी मत निभाइए, लेकिन मैं ये शादी अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगी, वो भी पूरे दिल से। आयांश उसे गुस्से से घूरते हुए हाथ बांधे खड़ा बोला, हो गया या अभी और बाकी है? क्या हासिल कर लोगी सबसे? केवल गुस्से और नफरत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मुझे वो भी मंजूर है। आयांश ने आगे कुछ नहीं कहा और नीचे चला गया। कुछ देर बाद सुषमा जी तनुश्री के लिए खाना लेकर आई और तनुश्री को उठाकर उन्होंने अपने हाथों से खाना खिलाया। उनका इतना प्यार देखकर तनुश्री की आंखें भर आई तो उन्होंने उसका सिर सहलाते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों हो? क्या आयांश ने तुम्हें कुछ कहा है? मुझे बताओ, मैं अभी उसकी क्लास लगाती हूँ। आयांश जो कमरे में आ रहा था वो उनकी बात सुनकर बाहर ही रुक गया। नहीं मम्मी जी, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस सास नाना जी और नानी माँ की याद कुछ ज़्यादा ही आ रही है। सुषमा जी प्यार से उसके गाल छूते हुए, अरे पगली, अगर इतनी ही याद आ रही है तो फ़ोन कर लेना। तनुश्री तुरंत फ़ोन करती है। उधर से सत्येंद्र जी फ़ोन उठाकर, कैसी है मेरी लाडो? मैं अच्छी हूँ नाना जी, आप कैसे हैं? नानी माँ कैसी हैं? और घर में सब? अरे रे ठहर तो सही, सब बहुत अच्छे हैं और तुम्हारी नानी तो रोज़ तुम्हें याद करती हैं। पता नहीं मेरी तनु कैसी होगी, वो वहाँ खुश तो होगी ना? कल से तुम्हें बहुत याद कर रही थी, बोल रही थी कि पता नहीं क्यों तनु की बहुत याद आ रही है, बहुत चिंता हो रही है। तुम्हारा फ़ोन मिला है लेकिन बात नहीं हो पाई, इसलिए आज मंदिर गई हैं तुम्हारी सलामती के लिए प्रार्थना करने। जैसे ही वापस आती हैं मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ। तनुश्री अपने आंसू रोकते हुए कुछ देर और बात करके फ़ोन रख देती है। सुषमा जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए, अब तो बात भी हो गई, अब क्यों परेशान हो? और कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो बेटा। तनुश्री उनकी गोद में सर रख कर लेट जाती है। पता नहीं मम्मी, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे, आज इतना अकेला क्यों महसूस हो रहा है? तनुश्री तुम्हें इस घर में आए कई दिन हो गए हैं, लेकिन समय का अभाव और कुछ तुम्हारी शादी की रस्मों में समय ही नहीं मिला तुम्हारे बारे में जानने का। अभी मैं फ्री हूँ तो आज तुम अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में और आयांश से कैसे मिली वो सब बताओ। आज हम माँ बेटी एक दूसरे के बारे में जानेंगे। वो लगातार तनुश्री का सिर सहला रही थी। तनुश्री जो उनकी गोद में सुकून पा रही थी वो उनकी ओर देखते हुए बोली, मेरी बीती जिंदगी में जानने लायक कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन आपके रूप में मुझे मेरी माँ मिली है तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगी। तनुश्री अपनी ज़िंदगी के बीते हुए दिनों को याद करते हुए, मैं बचपन से ही बहुत अकेली रही हूँ। पापा थे नहीं और माँ होकर भी नहीं थी। छोटी सी थी जब पहली बार एहसास हुआ कि अगर मैंने जिद की तो वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि मेरे लिए कोई कमाकर देने वाला नहीं था। चाचा ताऊ के बच्चे जो चाहते उन्हें वो सब मिल जाता। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो चाहकर भी नहीं कह पाती थी। शायद मेरी आदत की वजह से, या शायद पता नहीं मेरा नेचर ही ऐसा था, या वक्त ने बना दिया।
नानी माँ बताया करती थी कि बचपन में बहुत चुलबुली थी, अपनी शरारतों से सबको परेशान करती रहती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि सब कुछ खत्म हो गया। हम दादी के पास आ गए। माँ हमेशा रोती रहती थी, मेरे लिए उनके पास टाइम ही नहीं था। पापा के जाने के बाद वो भूल ही गई कि उनकी कोई बेटी भी है जिसे उनकी देखभाल, उनके प्यार की बहुत ज़रूरत है। मैं कभी उनके पास जाती भी तो मुझे देखकर भी अनदेखा कर देती। मैं उनके साथ हंसना, बोलना चाहती थी, पापा के बारे में बात करना चाहती थी, मगर वो अपने दुख से बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी। कोई कब तक बर्दाश्त करता, वो भी ससुराल में सबको हमसे दिक्कत होने लगी। फिर नाना जी और नानी माँ वहाँ आए और हमारी हालत देखकर मुझे और मम्मी को अपने साथ ले गए। दादी मुझे रखना चाहती थी, कहती मेरा बेटा तो चला गया, उसकी आखिरी निशानी मेरी बच्ची को तो मेरे पास रहने दो। मगर वहाँ कोई मेरी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, इसलिए नाना जी ने मना कर दिया और मुझे नानी और नाना जी अपने पास ले आए। हम नाना जी के पास आ गए, लेकिन मम्मी अब भी ऐसे ही खामोश रहती। 1 साल बाद मुझे पता चला कि मेरी माँ की शादी है। मुझे याद है मैं उस दिन बहुत रोई थी। मेरी मम्मी मुझे खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं जरा भी खुश नहीं थी। तनुश्री को बाद में भेज देंगे, नाना जी ने कहा था। मैं गई थी 1-2 बार, मगर वहाँ जाकर हर बार मुझे अजनबी के जैसे ही महसूस हुआ। अगली बार मैंने जाने से मना कर दिया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि मुझे हमेशा वहीं रहना है। मुझे कभी समझ नहीं आया कि मेरा घर कौन सा है, दादी का घर, नानी का घर या माँ का नया घर। हर जगह तो मैं मेहमान थी, कौन सा घर मेरा था मुझे समझ ही नहीं आता था। माँ जब भी आती थी मुझे चलने के लिए कहती, लेकिन मैंने हमेशा मना कर दिया। मुझे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वैसे भी मुझे अब माँ ही अच्छी नहीं लगती थी। जब तक पापा थे माँ भी मेरी थी, ददिहाल वाले मेरे थे। नानी का घर मेरा घर नहीं था जहाँ बच्चों को बेहिसाब प्यार मिलता है, मगर अब मैं वहाँ भी बोझ थी। मेरा बचपन खामोश होकर बिखर गया और किसी को पता भी नहीं चला। मेरी मामी मुझे देखकर हमेशा कुढ़ती रहती और बात बात पर ताने देती रहती थी। नाना नानी मुझे प्यार करते तो उन्हें लगता कि उनके बच्चों का हक मेरी वजह से मारा जा रहा है। एक दिन तो हद ही हो गई जब मामी की बेटी से कांच का सेट टूट गया और उसने मेरा नाम लगा दिया। मामी ने जोर से मेरे गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो इससे भी बुरा होगा तुम्हारे साथ। फिर उन्होंने सीधे स्कूल न जाने के लिए भी धमकाया, तो मेरे नाना जी से स्कूल जाने को भी मना कर दिया कि मुझे नहीं पढ़ना है। जब एक दिन नाना जी ने मुझसे अकेले में बिठाकर प्यार से स्कूल न जाने का कारण पूछा, तो बात मन पर लगी ठेस में मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। मेरे नाना जी ने मुझे गले से लगा लिया, वो मेरी हालत पर तड़प उठे थे। तभी नानी माँ भी वहाँ आ गई तो नाना जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। नाना नानी ने उसी वक्त मुझे लेकर घर छोड़ने का फैसला कर लिया और मुझे लेकर यहाँ आ गए और नौकरी की। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। ऐसे ही हालातों से लड़ते जूझते दिन बीतते रहे। जब मुझे उनके एक्सीडेंट का पता चला, मेरी हालत उस वक्त जल बिन मछली की तरह हो गई। मैं हॉस्पिटल पहुंची, जहां मुझे बताया गया कि मुझे अपने नाना जी के ऑपरेशन के लिए पैसे का इंतजाम करना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उस वक्त पर अयान जी ने मेरी मदद की। वही मेरी उनसे पहली मुलाकात थी जब उन्होंने मुझे दादाजी की शर्त के बारे में बताया। हम दोनों को उस वक्त एक दूसरे की ज़रूरत थी और उसी ज़रूरत ने हमें एक दूसरे के साथ ला दिया। अयांश कमरे के गेट पर खड़ा सब सुन रहा था। तनुश्री की आंखों में आंसू उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। आंसू पोंछते हुए तनुश्री की नज़रें जैसे ही अयांश की नज़रों से मिलती है, वैसे ही वो अयांश के दिल को चीर जाती हैं। वो तेजी से
से वापस मुड़ते हुए बाहर चला गया। सुषमा जी कुछ सोचते हुए, लेकिन अयांश ने तो कहा था कि वो तुम्हें पहले से ही पसंद करता था, और जो कुछ तुम बता रही हो उसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। मुझे नहीं पता, मैं उनकी कंपनी में पिछले 1 महीने से काम कर रही थी। उन्होंने मुझे कब देखा और कब पसंद किया, लेकिन जिस दिन उन्होंने शादी के लिए कहा उस दिन हम पहली बार आमने सामने थे। मतलब अयांश ने बाबूजी की बात का मान रखने के लिए तुमसे शादी की है, लेकिन अब जो भी हो रिश्ता तो जुड़ ही गया है। अयांश को तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती बेटा, लेकिन मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम उसे खुद से प्यार करना सिखा ही दोगी। तुम हो ही इतनी प्यारी, कब तक अपने जज्बातों से भागेगा। मिशन अयांश को पाने में तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो बता देना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। और दोनों ही मुस्कुराने लगी। अयांश वहाँ से आकर नीचे गार्डन में चेयर पर बैठा तनुश्री के बारे में ही सोच रहा था। कैसे तनुश्री ने बचपन से इतना सब झेलती आई है, फिर भी किसी को महसूस नहीं होने देती। और एक मैं हूँ जो अपने ही पास्ट में डूबा हुआ हूँ। अगर मेरी पत्नी होने के नाते वो मुझसे प्यार की उम्मीद कर रही है तो इसमें गलत क्या है? ये अधिकार है उसका। आज नहीं तो कल परिवार वालों की वजह से रिश्ता तो आगे बढ़ाना ही होगा, तो उसकी शुरुआत आज से ही क्यों नहीं? आज मन ही मन वो एक निर्णय ले चुका था। इधर कमरे में तनुश्री को सोचते हुए, लेकिन मम्मी जी अयांश ऐसे क्यों है? सुषमा जी थोड़ा गंभीर हो गई। वो ऐसा नहीं था बेटा, बहुत खुश मिजाज था। फिर वो उसे अयांश की बीती जिंदगी और प्यार में मिले धोखे के बारे में सब कुछ बता देती हैं। अयांश तो शादी ही नहीं करना चाहता था, और जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तभी बाबूजी ने अपनी शर्त रख दी, क्योंकि वो जानते थे कि अयांश बिजनेस को कभी भी डूबने देगा नहीं। इसमें हम सब ने भी उसका साथ दिया, और देखो नतीजा, तुम्हारे जैसी खूबसूरत सी बहू कम बेटी के रूप में हम सब के सामने है। कुछ देर बाद सुषमा जी तनुश्री को आराम करने का बोलकर वहां से नीचे आ गई। शाम को तनुश्री के बचपन का दोस्त अंकुश मल्होत्रा हाउस तनुश्री से मिलने के लिए आता है। वो अभी भी आश्चर्य में था कि तनुश्री यहाँ कैसे है। वो अंदर आकर सुषमा जी को अपना परिचय देता है तो सुषमा जी बड़े प्यार से उससे मिलती हैं और उसके घर परिवार के विषय में पूछती हैं और उसे तनुश्री की खराब तबीयत के बारे में बताती हैं। वो लोग बातें कर ही रहे थे, तब तक राजू चाय नाश्ता लेकर आ गया। उसके बाद उन्होंने राजू से अंकुश को तनुश्री के पास छोड़कर आने के लिए कहा। अंकुश जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देता है, तनुश्री जो वॉशरूम से बाहर आई थी उसे देखकर खुशी से चिल्लाती हुई उसके गले लग जाती है। वहीं कमरे की बालकनी में बैठे अयांश ने जब तनुश्री को किसी के ऐसे गले लगते देखा तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता। वो उठकर वहां से कमरे में आया और तनुश्री को अलग करते हुए, क्या अपने दोस्त से सारी बातें यहीं खड़े रहकर कर लोगी, बैठने के लिए नहीं कहोगी? फिर वो अंकुश से हाथ मिलाते हुए उसे अंदर आकर बैठने को बोलता है। अंकुश जिसका ध्यान अभी तनुश्री की मांग में लगे सिंदूर और गले में पहने मंगलसूत्र पर गया तो वो शॉक्ड रह गया। वो एकटक तनुश्री को देख रहा था। अयांश की आवाज़ से उसका ध्यान हटता है तो वो अंदर आकर काउच पर बैठ जाता है। तनुश्री वही काउच पर उसके पास बैठकर बातें करने लगती है। वो अंकुश से मिलकर बहुत खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन अब अंकुश के चेहरे से खुशी गायब थी और उदासी और नाराजगी ने कब्जा कर लिया था। अयांश बहुत ध्यान से अंकुश के चेहरे पर आते जाते भावों को देख रहा था, जिसकी आंखों में तनुश्री के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। अयांश उन्हें बातें करने का बोलकर वहां से निकल गया। अंकुश तनुश्री से सब कुछ जानकर बहुत दुखी होकर, तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा और अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया। कम से कम एक बार मुझसे बात करने की तो कोशिश करती, हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते थे, लेकिन तुम तो पैसों की चमक देखकर सब भूल गई। तनुश्री को एकदम से अंकुश का इतना नाराज होना बहुत अजीब लगता है। अंकुश तुम जानते हो ना, इतनी बड़ी रकम हमें कोई नहीं देता, और उस वक्त मुझे सिर्फ नाना जी की चिंता हो रही थी। कैसे भी करके तुरंत उनका
ऑपरेशन करवाना था। अंकुश उसके हाथ पकड़ते हुए, तुम अपने बॉस से उधार ले सकती थी, हम मिलकर उनके पैसे लौटा देते। उसके लिए तुम्हें उससे शादी करने की जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी जिंदगी दांव पर लगाने की? उसने शर्त रखी और तुम मान गई। क्या मजाक है यार ये? तुम सीधे से भी तो कह सकती हो कि तुम पैसे की चकाचौंध से आगे कुछ सोच ही नहीं पाए। वो तनुश्री को एकदम से जवाब देता है। तनुश्री के दिल पर अंकुश की कई बातें जहर मुझे तीर के समान लग रही थी। वो उसकी सोच पर हैरान थी कि वह उसके बारे में इतना गलत सोचता है। आया जो अभी कमरे में आया था, उसे अंकुश की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो अंकुश के पास आकर, मिस्टर अंकुश, शायद तुम भूल गए हो कि तुम इस वक्त मेरे घर में मेरे कमरे में खड़े होकर मेरी ही बीवी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, उस पर आरोप लगा रहे हो, और मैं ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम दोस्त हो मेरी बीवी के, उसी नाते मिलो, उसके गार्जियन बनने की कोशिश मत करो। आयाश की बात सुनकर अंकुश गुस्से से घूरते हुए वहां से निकल गया। तनुश्री उसे ऐसे जाते देख नाराजगी से आयाश की ओर देखते हुए, ये क्या किया आपने? मैं बात कर रही थी ना। आपको बीच में आने के लिए किसने कहा? उसके और मेरे बीच में बोलने वाले आप होते कौन हैं? और वो अंकुश के पीछे जाने लगती है कि आयान जो इस वक्त बहुत गुस्से में भरा हुआ था, वो झटके से घूमा और तनुश्री का हाथ मोड़कर उसकी पीठ से लगाकर जोर से दबाते हुए, पति हूँ तुम्हारा और तुम पत्नी हो मेरी, इसलिए अपनी हद में रहो और मुझे मेरे हाथ से बाहर जाने के लिए मजबूर मत करो। तुम कैसे उसके गले लग सकती हो? वो कैसे तुम्हें छू सकता है? तनुश्री उससे अपना हाथ छुड़ाने के लिए पीछे घूम जाती है और दर्द से गुस्से में, नहीं हूँ मैं आपकी कुछ भी, कोई रिश्ता नहीं है हमारा। आप पूरे जंगली हैं। दर्द की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तनुश्री की आंखों में आंसू देख अयास उसके हाथों को ढीला छोड़ देता है और गुस्से में दांत पीसते हुए, मुझे मजबूर मत करो वो करने पर जो मैं करना नहीं चाहता। उसने साइड टेबल पर रखा अपना लैपटॉप उठाया और गेट खोलकर बाहर निकल गया। अयाज गुस्से से भरा हुआ था। वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है। तनुश्री वहीं दीवार के सहारे बैठी अपने दर्द, तकलीफ और घुटन को रोक कर बाहर निकालने लगती है। रात में लगभग 11 बजे अयांश घर आया। अयांश सीधे अपने कमरे में पहुंचा। उसने गेट खोला तो तनुश्री बेड पर सो रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़े लैपटॉप बैग को आराम से काउच पर रखा और आराम से अपने कबर्ड से कपड़े निकालने के बाद चेंज करने के लिए चला गया। वापस आकर वो बेड की तरफ बढ़ गया और जाकर तनुश्री के पास बैठ गया। वो तनुश्री के चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसके पतले गुलाबी होंठ जैसे गुलाब की अनछुई पंखुड़ियाँ, घनी लंबी लंबी पलकें और बड़ी बड़ी आंखें, बस शर्ते खूबसूरती में उसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन उसकी खूबसूरती के साथ अयांश का दिल उसकी सादगी और मासूमियत ने जीत लिया था। आज अयांश को खुद के फैसले पर गर्व हो रहा था। उसने धीरे से झुककर तनुश्री के माथे को चूम लिया और फिर काउच पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई। अचानक ही रात में अयांश को जैसे आँख खुली तो उसने देखा कि तनुश्री बेड पर सिर पकड़े बैठी थी। तनुश्री को एकदम से रात में फिर से बहुत तेज सर दर्द हो रहा था। अयांश उठकर फौरन तेज कदमों से उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों बैठी हो? तनुश्री अपनी आंखें बंद किए ही, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, लगता है फिर से माइग्रेन का दर्द है। अयांश ने जल्दी से उसे दवाई ला कर दी और तनुश्री को अपनी गोद में सर रखने के लिए कहा और तेल लगाकर उसके सर पर हल्के हाथों से मालिश करने लगा। दवाई के असर से तनुश्री जल्दी ही सो गई। सुबह जैसे ही तनुश्री की नींद खुली तो उसने देखा वो अयांश के सीने पर सर रख कर सो रही थी और अयांश के हाथ उसकी कमर पर थे। तनुश्री को ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा। उसकी धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन
तभी उसे अयांश की कल कई बातें याद आ गई और वो हड़बड़ाते हुए जैसे ही उठी तभी अयांश की भी आंखें खुल गई और उसने झटके से तनुश्री का हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया। कहाँ जा रही हो? तनुश्री का दिल धक से करके रह गया। उसे अयांश से ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। अयांश बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे कर देता है। तनुश्री गुस्से से उठते हुए अपना हाथ छुड़ाने लगी तो अयांश ने फिर से उसे अपने करीब करते हुए कहा, नाराज हो? तनुश्री उसकी ओर देखते हुए, नहीं होना चाहिए। और आप बेड पर क्या कर रहे हैं? अयांश शरारत भरी आंखों से, घर मेरा है, मेरा कमरा है, बेड मेरा और बीवी भी मेरी, तो और कहाँ जाऊंगा? जाहिर सी बात है अपनी पत्नी के पास हो रहा था, लेकिन मैं तो आपकी पत्नी हूँ नहीं, ये भी आपने ही कहा था। और वो अपना हाथ छुड़ाकर वॉशरूम में चली गई। अयांश मन में सोचते हुए, अयांश बेटा, जब कांड किया है तो भुगतना भी पड़ेगा। जैसे ही तनुश्री तैयार होकर नीचे जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी, वैसे ही अयांश ने उसका हाथ पकड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे नीचे जाना है। तुम कहीं नहीं जा रही हो, इसलिए चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाओ। आपको नहीं लगता कि आप मुझ पर ज़्यादा ही ज्यादती कर रहे हैं? अयांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और वापस बेड की तरफ बढ़ गया। अब तुम आराम से लेटोगी या मैं कोई और तरीका अपनाऊं? तनुश्री अयांश की ये जबरदस्ती देखकर दंग रह गई। तनुश्री चुपचाप बेड पर बैठ गई तो अयांश ने लाकर उसे दवाई दी। तनुश्री ने उसकी ओर घूरते हुए देखा और दवाई लेकर खा ली। कुछ देर में अयांश अपने हाथों में प्लेट पकड़े हुए कमरे में आकर तनुश्री के पास बैठ गया और खाने का बाइट उसकी ओर बढ़ाते हुए, ब्रेकफास्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें रेगुलर ब्रेकफास्ट करना चाहिए, इसे छोड़ना सेहत के लिए हानिकारक है और तुमने कल भी ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं किया था। आगे से मैं ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझ आया? अयांश तनुश्री को बड़े हक से डांट रहा था। तनुश्री ने थोड़ा सा खाया, फिर मना करते हुए कहा, बस अब और मन नहीं है खाने का। अयांश ने तनुश्री की ओर घूरते हुए कहा, चुपचाप खाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तनुश्री ने सिर पीछे करते हुए फिर से ना में हिला दिया। अयांश एकदम से गुस्से से घूरते हुए बोला, आखिरी बार बोल रहा हूँ, वरना। तनुश्री ने जब अयांश को गुस्से से भरा चेहरा देखा तो चुपचाप खाने लगी। उसे इस तरह आराम से खाते देख अयांश को बहुत अच्छा लगा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तनुश्री को नाश्ता करवाने और दवाई देने के बाद अयांश उसे कमरे से ना निकालने और आराम करने के लिए कहकर ऑफिस के लिए निकल गया। अयांश के जाने के बाद तनुश्री तुरंत ही नीचे आ गई तो सुषमा जी ने भी उसे आराम न करने के लिए डांट लगाई तो तनुश्री रोनी सूरत बनाकर, क्या मम्मी जी, एक तो आपके हिटलर बेटे ने कल से मुझे बेड से नीचे तक नहीं उतरने दिया और आज आप भी मुझे ही डांट रही हो। तनुश्री के मुंह से अयांश के लिए हिटलर सुनकर जहां सुषमा जी ने उसे थोड़ा गुस्से से देखा, वहीं हॉल में बैठे राजवर्धन जी और विदित जी जोर जोर से हंसने लगे। तनुश्री सुषमा जी के पास आकर उनके गले से लगकर, मम्मी, मैं इतने टाइम कमरे में आराम ही तो कर रही थी, लेकिन मैं अकेली वहाँ बोर हो गई, तो मैं यहाँ आप सबके पास बैठकर भी आराम कर सकती हूँ ना। ऐसे में जल्दी भी ठीक हो जाऊँगी। प्लीज़ मम्मी, परमिशन दे दीजिए ना। उसकी हरकतों से सुषमा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने उसके गाल छूते हुए कहा, ठीक है, तुम आराम से एक जगह बैठोगी और जब थकान लगे तो अपने कमरे में जाकर आराम करोगी, समझी? तनुश्री उनकी बात सुनकर बहुत खुश होते हुए उन्हें किस कर लेती है और जाकर हॉल में सबके साथ बैठ गई। शाम को सुषमा जी ने अयांश के आने से पहले ही तनुश्री को जल्दी ही खाना खिलाकर उसके कमरे में आराम करने का बोलकर भेज दिया। अयांश रात को जैसे ही कमरे में आया तो तनुश्री को बेड पर बैठे किसी सोच में गुम था। अयांश उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास आया। अब तबीयत कैसी है? तनुश्री उसे देखकर मुंह बनाते हुए, इस कमरे में बंद रहकर कैसे मेरी तबीयत ठीक हो सकती है? अयांश उसके नज़दीक आते हुए, ओह, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरे बाद भी तुम यहीं बैठी रही और कमरे के बाहर निकली ही नहीं।
तनुश्री उसकी बात सुनकर नाखून चबाते हुए, हाँ तो मुझे भूख लगी थी और मम्मी जी बहुत बिजी थी, इसलिए मैं खाना खाने गई थी बस। आयांश उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेकर, तो ये बात है, चलो कोई बात नहीं, मैं भी फ्रेश होकर डिनर कर लेता हूँ, फिर आकर तुम्हें मेडिसिन देता हूँ। डिनर के बाद कमरे में आकर आयांश तनुश्री को दवा देता है और फिर आकर बिस्तर के दूसरे कोने पर लेट गया। तनुश्री उसे देखकर फिर सामने काउच को देखती है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? आयांश की आवाज़ पर तनुश्री उसकी ओर देखते हुए बोली, आप तो वहाँ काउच पर क्या? तनुश्री की बात को समझकर भी आयांश न समझने का बहाना कर रहा था। तनुश्री बिस्तर से उतरते हुए, मैं वहाँ काउच पर सो जाती हूँ। आयांश उसके हाथ को पकड़कर, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मगर प्लीज़ अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम यहीं सोओगी। नहीं, मुझे नहीं सोना है यहाँ। आयांश थोड़ा रूड होते हुए, तुम बिस्तर पर लेट रही हो या फिर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती उठा कर लेटाऊँ? तनुश्री हैरान होकर, क्या तुम लेटती हो या फिर मैं उठाऊँ तुम्हें? नहीं। आयांश उसे ज़बरदस्ती उठाने के लिए आगे बढ़ा तो तनुश्री जल्दी से आकर बेड पर लेट गई, लेकिन उसने गुस्से से न आयांश से कोई बात की और न ही उसकी तरफ देखा। बस चुपचाप करवट लेकर खुद को ब्लैंकेट से सिर से पैर तक ढककर लेटी रही। आयांश उसकी इस हरकत पर मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। तुम्हारी सादगी ने मुझे तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा कि तुम भी मुझसे प्यार करो, पर मेरे अलावा मैं तुम्हारी ज़िंदगी में किसी और को नहीं आने दूंगा, या तो मैं या फिर कोई नहीं। फिर कुछ देर बाद आयांश भी सो गया। ऐसे ही लड़ते झगड़ते आयांश और तनुश्री की शादी को धीरे धीरे 15 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका था। अब तनुश्री की तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। वह घर के कामों में सुषमा जी की मदद के साथ दादाजी और विदित जी के साथ भी अच्छा समय बिता रही थी। इधर अंकुश के आ जाने से आयांश काफ़ी उलझ गया था। वो तनुश्री को खोना नहीं चाहता था। अभी तक तो वो न तनुश्री से अपने दिल की बात कर पाया था और ना ही तनुश्री के दिल का हाल जान पाया था। और जब से उसने अंकुश की आंखों में तनुश्री के लिए चाहत देखी है, तब से तो उसे चैन ही नहीं था। अंकुश भी तनुश्री को चाहता है, उसे अपने दिल की बात कहना चाहता है। क्या होगा अगर उसने तनुश्री को अपने दिल का हाल बता दिया तो? तनुश्री गहरी नींद में थी, लेकिन अयांश की नींद उड़ गई थी। काफ़ी देर वो सोने की कोशिश करता रहा। जब नींद नहीं आई तो वो अपने कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर निकलकर वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे हॉल में आ गया। वहाँ से उसने देखा कि उसकी मॉम किचन से पानी का जग लेकर निकल रही थी। सुषमा जी ने भी जब अयांश को वहाँ देखा तो वो भी उसके पास चली गई और पूछने ही वाली थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन अयांश उसके पास आकर, मॉम आप अभी तक जाग रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? सुषमा जी, कुछ नहीं हुआ है मेरी तबीयत को, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। अच्छा, तो फिर आप अभी तक क्यों जाग रही हैं? आप जानती हैं ना, इतनी देर तक जागना आपके लिए ठीक नहीं है। ज़्यादा देर तक जागने से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। मैंने कहा ना बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं तो बस कमरे में पानी रखना भूल गई थी, वही लेने के लिए आई थी। पर तुम बताओ, तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो? कोई टेंशन है क्या? बस ऐसे ही मॉम, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा बाहर लॉन में थोड़ी वॉक कर लेता हूँ। फिर आपको किचन में देखा तो यहाँ आ गया। सुषमा जी हॉल में पड़े सोफे की ओर बढ़ते हुए, अच्छा किया, आओ कुछ देर बैठकर बातें करेंगे तो दोनों को नींद आ जाएगी। और दोनों वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं। मॉम, बचपन में आप मेरे बालों में उंगलियां फेर कर सुलाया करती थी, क्या आज भी वैसे ही सुलाएंगी मुझे? सुषमा जी उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए, क्या बात है अयांश, कोई परेशानी है क्या? देखने में भी बहुत थके से लग रहे हो। अयांश सुषमा जी की गोद में सर रखते हुए, नहीं मॉम, बस ऐसे ही मन किया आपकी गोद में सर रखकर सोने का, तो बोल दिया। तो आना बेटा, मैं सुला
बता देती हूँ तुम्हें। अयान सुषमा जी की गोद में सर रख कर लेट गया और वो उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। कुछ देर बाद अयांश बोला, मॉम एक बात पूछे? हाँ पूछो। जिंदगी में किसी का साथ, किसी का इतना प्यार जरूरी क्यों होता है? सुषमा जी उसका सिर सहलाते हुए, क्योंकि भगवान ने किसी को भी अकेला नहीं बनाया, हर किसी के लिए एक साथी बनाया है, जिसके बिना हर कोई अधूरा है। अयांश अपना चेहरा घुमाकर उनकी ओर देखते हुए, तो फिर आपका वो भगवान हमें हमारे उस साथी से आसानी से क्यों नहीं मिलाता? इतनी मुश्किलें पैदा क्यों करता है वो दो लोगों को मिलाने में? सुषमा जी प्यार से उसकी तरफ देखते हुए, क्योंकि आसानी से मिलने वाली चीज की इंसान कभी कद्र नहीं करता, तभी भगवान दो लोगों के मिलने में मुश्किलें पैदा करता है, ताकि दोनों एक दूसरे की कद्र करें, एक दूसरे की अहमियत को समझे और ये जाने कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने खास हैं, सारी दुनिया में सबसे खास। अयांश उठ कर बैठ गया और बोला, मॉम क्या सचमुच आपको लगता है कि तनुश्री ही वो लड़की है जिसे भगवान ने सिर्फ मेरे लिए बनाया है? क्या बात है अयांश, तुम्हारे और तनुश्री के बीच सब ठीक है ना? इससे पहले तूने कभी ऐसी बातें नहीं की। सब ठीक है ना अयांश? सब ठीक है मॉम, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे पता है अयांश कि तनुश्री से शादी का फैसला तुमने अपने दादाजी की वजह से लिया है, शायद अभी तक तुमने उसे दिल से नहीं अपनाया है, लेकिन बेटा अगर तनुश्री तुम्हारे लिए सही ना होती तो मैं तुम्हारे पापा और बाबूजी कभी भी उसे स्वीकार नहीं करते। मगर मैं जानती हूँ अयांश के तनुश्री ही वो लड़की है जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है, और एक वही लड़की है जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगी। ये आप कैसे कह सकती हैं मॉम? सुषमा जी गंभीर होकर, क्योंकि जब तनुश्री पहली बार इस घर में आई थी तो उसे देखकर मेरे दिल से यही आवाज़ आई थी कि यही वह लड़की है जो मेरे अयांश की ज़िंदगी को खुशियों से भर देगी। उसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो सिर्फ इस घर की बहू बनकर ही नहीं आई, बल्कि वही तुम्हें तुम्हारी उदासियों से बाहर निकालेगी। मगर मॉम ये ज़रूरी तो नहीं हम जो सोचे वही सच हो, वो हमारा भ्रम भी तो हो सकता है। सुषमा जी मुस्कुराते हुए, नहीं ये मेरा भ्रम नहीं है, ये सच है, मैंने महसूस किया है। शायद तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है, मगर जब से तनुश्री तुम्हारे जीवन में आई है तुम मुस्कुराने लगे हो, खुश रहने लगे हो, तुम्हारे अंदर जिंदगी जीने की चाहत जागने लगी है। जब जब तनुश्री तुम्हारे आसपास होती है तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी होती है, सुकून होता है जो तुम्हारी आंखों में नजर आता है। तुम्हें खुद एहसास नहीं है, मगर तनुश्री के आने के बाद से तुम बदल रहे हो अयांश। मॉम अगर ऐसा नहीं हुआ, मेरा मतलब है अगर तनुश्री, नहीं अयांश ऐसा कभी नहीं होगा, तनुश्री तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी, मुझे पूरा यकीन है ऐसा कभी नहीं होगा। सुषमा जी प्यार से अयांश के गाल पर हाथ रख कर बोली, अयांश तनुश्री जैसे जीवन साथी बड़े नसीब से मिलते हैं, जिसके साथ होने से दिल सुकून का एहसास हो। तनुश्री ऐसी ही लड़की है जिसने तुम्हारे गुस्से और नफरत को शांत कर दिया है। उसे अपनी जिंदगी से जाने मत देना, ऐसे बांध देना उसे अपने प्यार के बंधन से कि वो चाहे भी तो कहीं जा ना सके। वो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लेकर आई है, मगर उन खुशियों को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। अगर उससे कभी कोई गलती हो जाए तो बेटा उससे लड़ लेना, गुस्सा कर लेना, मगर उसे जाने मत देना, क्योंकि गुस्सा 2 पल का होता है, मगर गुस्से में लिए गए फैसले जिंदगी भर तड़पाते हैं। और फिर भी अगर किसी वजह से वो तुमसे नाराज हो जाए तो बेटा सारे गिले शिकवे भुलाकर उसे प्यार से मना लेना। इस रिश्ते में कभी अकड़ मत दिखाना, वो तुम्हारी खुशी है, तुम्हारे हर दर्द की दवा है। उसके बिना तुम फिर से उदास हो जाओगे, अकेले हो जाओगे। मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसे अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दोगे। मैं वादा करता हूँ मॉम, मैं कभी भी उसे अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दूंगा, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। अब आप आराम से सो जाइए, मैं भी जाकर सो जाता हूँ। गुड नाइट मॉम।
इतना कहकर आयांश वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सुषमा जी मुस्कुराते हुए बोली, भले ही तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मगर आज पहली बार ना तुम इस बात पर गुस्सा हुए और ना ही तुमने इस बात से इनकार किया। आयांश, तुम्हारी इस खामोशी में ही मुझे मेरा जवाब मिल गया। धीरे धीरे प्यार तुम्हारे दिल में जगह बना रहा है। मैं जानती थी तनुश्री तुम्हारे दिल को जरूर जीत लेगी। आयांश वापस कमरे में आया और तनुश्री को देखते हुए उसके साइड में थोड़े करीब होकर लेट गया। आयांश जैसे ही लेटा कि तनुश्री ने करवट बदली और आयांश के सीने से लग गई। आयांश ने जब ये देखा तो वो मुस्कुरा दिया और उसने भी तनुश्री को बाहों में भर लिया और वो भी सो गया। सुबह 6 बजे अचानक ही तनुश्री की नींद खुली तो उसे अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। तनुश्री ने अपने साइड में देखा तो आयांश उसे अपनी बाहों में भर कर सो रहा था। तनुश्री ने आयांश को देखते हुए उसका हाथ कमर से हटाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि ऐसा करने से आयांश की भी नींद खुल गई और उसने तनुश्री को अपने और करीब कर लिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए, तुम्हें जरा भी चैन नहीं है ना, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तनुश्री आयांश को खुद से दूर करते और ब्लैंकेट हटाते हुए बोली, हो गया आपका, अब छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। तनुश्री उठी और सीधे वॉशरूम में चली गई। उसने शॉवर लिया और साड़ी संभालते हुए कमरे में आ गई। हाथ के सारे गर्दन टिका कर लेटे आयांश की नज़र जैसे ही तनुश्री पर गई तो वो उसे देखता ही रह गया। रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन की हल्की साड़ी में उसका गोरा रंग दमक रहा था। गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। बिना किसी मेकअप के भी वो भला की खूबसूरत लग रही थी। आयांश के ऐसे देखने से तनुश्री को अजीब लग रहा था तो उसने आयांश की ओर देखते हुए कहा, ऐसे क्यों घूर रहे हैं आप? आयांश उसकी बात सुनकर, क्यों, अपनी बीवी को देखना भी कोई गुनाह है क्या? तनुश्री तो आयांश के रोज बदलते बर्ताव से हैरान थी। वो उसे इग्नोर करते हुए तैयार होकर नीचे जाने लगी। तभी आयांश की आवाज़ सुनाई दी, रुको। तनुश्री वहीं खड़े होकर आयांश की ओर देख रही थी कि अब क्या हुआ। तभी आयांश ने ड्रेसिंग से सिंदूर की डिब्बी लेकर उसकी मांग में लगा दिया और बोला, अब जाओ, मांग सुनी अच्छी नहीं लगती। मम्मी और दादाजी अगर बिना सिंदूर के देखते तो गुस्सा करते। तनुश्री ने अपनी मांग में हाथ लगाते हुए, सॉरी, वो मैं जल्दी में भूल गई थी। तनुश्री उसके इस तरह मांग भरने से एक अलग ही एहसास को महसूस कर रही थी। थैंक्स कहते हुए तनुश्री जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, आयांश सुनो जी, मैं आज दोपहर में जल्दी आ जाऊंगा। कल ऑफिशियल पार्टी है और मैंने कल कनिका को शॉपिंग का वादा किया था, तो तुम भी साथ चलना और अपने लिए भी कुछ पार्टी वियर ले लेना। तनुश्री ने हाँ में सिर हिला दिया और चली गई। दोपहर में आयांश के साथ तनुश्री और कनिका शॉपिंग के लिए निकल गई। आयांश ने तनुश्री के लिए पार्टी में पहनने के लिए एक खूबसूरत गुलाबी रंग का वेस्टर्न गाउन पसंद किया था और कनिका उसके तो कहने ही क्या, आज उसने जमकर आयांश का फ़ायदा उठाया था। तनुश्री को तो आयांश की हालत पर बहुत हंसी आ रही थी और उसे हंसते देखकर आयांश को और भी ज़्यादा चिढ़ हो रही थी। वापसी में तनुश्री और कनिका ने पानी पूरी खाई और फिर आयांश उन दोनों को घर छोड़कर वापस ऑफिस चला गया। तनुश्री और कनिका ने सबको अपना लाया सामान दिखाया। तनुश्री ने अपने लाए सामान से एक साड़ी सुषमा जी को दी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। फिर उसने एक सुंदर सी 1 पीस ड्रेस कनिका को दी, जिसे देखकर कनिका खुशी से तनुश्री के गले लगकर, थैंक्स भाभी, आप बहुत बहुत अच्छे हो। रात में सबने साथ मिलकर डिनर किया और फिर सभी सोने के लिए चले गए। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी कामयाबी की बुलंदियों को छू रही थी, इसलिए कल उनकी कंपनी को उस साल की बेस्ट ऑफ द ईयर कंपनी का अवार्ड मिला। तो आयांश ने इस खुशी में अपनी कंपनी के स्टाफ को एक बहुत बड़ी पार्टी दी, जिसमें उसकी कंपनी के सारे एम्प्लॉय और कुछ खास दोस्त और कुछ क्लाइंट्स भी शामिल होने थे।
अगले दिन जोर शोर से पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई थी। अयांश ने पहले ही होटल में एक बहुत बड़ा हॉल बुक करवा दिया था। अयांश को आज सुबह ही किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा था, इसलिए राजवर्धन जी, विदित जी पहले से ही तैयार होकर वहां मेहमानों के स्वागत के लिए पहुंच गए थे। शाम को जल्दी ही मेहमान आने शुरू हो गए। ड्राइवर ने होटल के सामने जैसे ही गाड़ी रोकी, वैसे ही अयांश की गाड़ी भी वहां आकर रुकी। वो गाड़ी से निकलकर बाहर आ गया। सबसे पहले कनिका ही बाहर आई थी। उसने आज रेड कलर का शॉर्ट ड्रेस पहना था और उसके साथ हल्की ज्वेलरी भी पहनी हुई थी। बालों को खुला छोड़कर हल्का सा मेकअप, कनिका बहुत सुंदर लग रही थी। फिर सुषमा जी आगे का गेट खोलकर बाहर निकली, लेकिन अयांश की नज़र जिसे तलाश रही थी वो ही उसे नहीं दिखाई दे रही थी। तभी ड्राइवर ने पीछे की ओर जाकर दूसरी साइड का गेट खोला तो उधर से तनुश्री दोनों हाथों से अपना गाउन संभाले उतर रही थी। अयांश ने तनुश्री को देखा तो दिल थाम कर रह गया। उस गुलाबी रंग के गाउन में वह एकदम अप्सरा लग रही थी। आंखों में मस्कारा, आईलाइनर उसकी बड़ी बड़ी आंखों को और भी खूबसूरत बना रहे थे। वो जैसे ही बाहर आई उसकी नजरें अयांश से टकरा गई। अयांश के एक टक देखने पर वह शर्मा गई और नजरें नीचे झुका ली। अयांश के चेहरे पर उसे ऐसे देख शरारती मुस्कान आ गई। उसने आगे बढ़कर तनुश्री का हाथ पकड़ते हुए कहा, आइए मैडम, बंदा आपका स्वागत करता है। उसने तनुश्री का हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे से दबा दिया। तनुश्री उसके ऐसे छूने से सिहर गई। उसने शिकायती नज़रों से जैसे ही अयांश की ओर देखा तो उसने अपनी एक आंख दबा दी। तनुश्री के गाल गुलाबी हो गए। वो उसकी हरकतों से हैरान थी। अयांश को तनुश्री के साथ छोड़कर सुषमा जी और कनिका आगे बढ़ गई थी। तनुश्री अयांश के साथ पार्टी में आई जहां सब लोग अयांश का ही इंतजार कर रहे थे। अयांश को आता देख सभी उसके पास आकर उसे फूलों के बुके देकर मुबारकबाद देने लगे। अयांश के साथ तनुश्री को देखकर सभी की निगाहें उन्हें देखती ही रह गई। उन दोनों की जोड़ी की सभी मेहमानों ने बहुत तारीफ की। मिस्टर मेहता, क्या बात है मिस्टर मल्होत्रा, आपकी पार्टी में आप खुद ही देर से आ रहे हैं। अयांश थोड़ा मुस्कुराते हुए, आई एम सॉरी मेहता साहब, कुछ काम आ गया था। मिस्टर मेहता ने तनुश्री की तरफ इशारा करके बोला, क्या हमें नहीं मिलाओगे इनसे। अरे क्यों नहीं, ये है मेरी ब्यूटीफुल वाइफ तनुश्री अयांश मल्होत्रा। फिर अयांश ने उनका भी तनुश्री से परिचय कराया। तनुश्री ने भी उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। फिर वो वहाँ से सुषमा जी के पास चली गई। उसके जाने के बाद मिस्टर मेहता हंसते हुए, भाई इतनी खूबसूरत बीवी हो तो देर होना लाजमी है। तनुश्री सुषमा जी की एक फ्रेंड से बातें करने में व्यस्त थी कि तभी वहाँ म्यूजिक बजने लगा। डांस फ्लोर पर सब डांस करने लगे। कुछ देर बाद अयांश भी तनुश्री के पास आकर बोला, मैं आई डांस विद यू। तनुश्री उसके पूछने से एकदम से हड़बड़ा गई। मुझे नहीं आता डांस करना। अयांश तनुश्री की ओर हाथ बढ़ाते हुए, कम ऑन, अब बहाना मत बनाओ। नहीं, मैं कोई बहाना नहीं बना रही, मुझे सच में ऐसा डांस नहीं आता। अब तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ तक आया तो क्या मेरे लिए तुम मेरे साथ डांस भी नहीं कर सकती। मगर सचमुच मुझे इस तरह का डांस करना नहीं आता। अयांश प्यार भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं सिखाऊंगा तुम्हें, तुम चलो मेरे साथ। अयांश तनुश्री का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर ले गया और उसके करीब जाकर उसकी कमर में अपना हाथ लपेट देता है। तनुश्री के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तनुश्री अयांश से, छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ होश में आइए। अयांश मदहोश होते हुए, होश तो तुमने उड़ा दिए हैं, और वो उसे लगातार गर्दन पर किस करने लगा। तनुश्री उसकी पकड़ से छूटते हुए, आप इतनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। आप शायद भूल गए हैं कि शादी के वक्त आपने मुझसे कहा था कि हमारी शादी केवल दिखावे के लिए होगी। अयांश ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसके नज़दीक आकर, मुझे सब याद है, कुछ नहीं भूला हूँ, लेकिन इसमें एक दूसरे को पसंद नापसंद करने या कभी प्यार ना करने जैसा तो कुछ नहीं कहा था। उस दिन तुम्हारा अंकुश को हक करना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। उसका तुम्हारे करीब आना, तुम्हें छू
ढूंढना मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए बाहर निकल गया। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। अयांश ने तनुश्री को बाहों में भरते हुए कहा, ये सच है, मैं पहले किसी और को प्यार करता था, पर अब वो मेरा पास्ट है। मैंने उस लड़की को उसी दिन मेरे दिल से निकाल दिया, जिस दिन जाना कि वो पैसे के लिए मेरे साथ थी, जबकि प्यार किसी और से करती थी। मैं उसके धोखे से टूट गया था और फिर किसी लड़की पर भरोसा नहीं कर पाया। मुझे हर लड़की उसकी तरह पैसे और प्रॉपर्टी के लालची और धोखेबाज ही लगती थी, लेकिन तुम्हें जानने के बाद मेरा नज़रिया बदल गया है। तुम्हारी सादगी ने मुझे तुमसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। जब मैं तुम्हें घर वालों की केयर करते और उनका ध्यान रखते देखता हूँ तो मुझे तुम पर और भी ज़्यादा प्यार आने लगता है। तुम मेरी ज़रूरत बन चुकी हो। वो लड़की तुम ही हो जो मेरी अधूरी जिंदगी को पूरा कर सकती हो। अयांश ने तनुश्री को अलग किया और उसकी आंखों में झांका। तनुश्री ने भी अपनी नज़रें उठाकर अयांश की आंखों में देखा और फिर अपनी नज़रें झुका ली। आज अयांश की नज़रों में कुछ अलग ही कशिश थी। अयांश ने उसके कंधों पर पकड़ बनाते हुए कहा, तुम्हारी तकलीफ से मुझे बहुत तकलीफ होती है, जबकि तुम्हारी मुस्कान मुझे बहुत सुकून देती है। मैं हर घड़ी हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर तनुश्री की आंखों से आंसू बहने लगे तो अयांश उन्हें पहुँचते हुए, तुम्हारे ये आंसू मेरे दिल को बहुत चोट पहुँचाते हैं। तनुश्री ने आज अयांश के मुंह से जो कुछ सुना वो यकीन नहीं कर पा रही थी। वो अयांश की ओर देखते हुए बोली, मैं आपसे कोई झूठ नहीं कहूँगी। मैं नहीं जानती कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या नहीं। मेरे दिल में अभी आपके लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, और अगर कुछ है भी तो मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ। आपने शादी के वक्त जो कुछ भी मुझसे कहा उसके बाद मैंने आपसे भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखी थी, लेकिन आपका मेरे पास रहना और बीमारी के समय मेरी केयर करना मुझे अच्छा लगता है। जब आप अधिकार से मुझे डांटते हो तो सुकून मिलता है। आप अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं प्यार जैसा कुछ फील करती हूँ आपके लिए। अयांश तनुश्री की बाँह पकड़कर, ये सब जो तुम कह रही हो वो झूठ है। मैं जानता हूँ तुम मुझे परेशान करना चाहती हो। अगर तुम्हें प्यार नहीं है तो क्यों जब भी मैं तुम्हारे नज़दीक आता हूँ तो तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाती हैं? जवाब दो तनुश्री। तनुश्री घबराते हुए, ऐसा कुछ नहीं है। अयांश तनुश्री को अपने पास खींचकर उसकी कमर पकड़कर, अब भी नहीं। तनुश्री पसीने पसीने हो गई। बोला ना नहीं। अयांश एक हाथ से उसके बालों को कान के पीछे करते हुए, मुझे तो यहाँ तक सुनाई दे रही है। तनुश्री नज़रें चुराते हुए, अयांश प्लीज़ छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? प्यार महसूस किया जाता है, ज़बरदस्ती किसी पर नहीं थोपा जाता। वैसे भी रिश्ते मन से निभाए जाते हैं, ज़बरदस्ती नहीं। अयांश को उसकी कही बात से झटका सा लगा। अयांश झटके से तनुश्री को खुद से दूर करते हुए, बस बहुत हुआ। अब मैं तभी तुम्हारे करीब आऊँगा जब तुम खुद मेरे करीब आओगी, जब तुम अपने प्यार का इजहार करोगी। मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वो तुम्हें कह दिया है। अब आगे तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं उसे अपना लूँगा। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ। ये केवल मेरा पक्ष है और मुझे खुद पर पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी। मुझे तो खुद पर 100% यकीन है कि मैं तुम्हें हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। अयांश धीरे से उसकी तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए हौले से उसके माथे को चूमकर कमरे से बाहर निकल गया। अयांश के हटते ही तनुश्री बेड से अपने कपड़े उठाकर दौड़कर वॉशरूम में चली गई। वापस आकर तनुश्री बेड पर अपना सर पकड़ कर बैठ गई और अभी हुई बातों को सोचकर परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैंने ये सब क्या कर दिया। अयांश क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? जो कुछ भी वो मेरे लिए महसूस करते हैं उन्होंने वही तो कहा था। वो अलग बात है
कि मैं अभी उनके लिए वो सब महसूस नहीं कर पा रही हूँ। पति होने के नाते वो मेरे पास आने का भी अधिकार रखते हैं, फिर मुझ पर तो उनका इतना बड़ा एहसान भी है। मैंने आज बहुत गलत किया है उनके साथ, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी होगी। तनुश्री बेड पर बैठी यही सब सोच रही थी कि अयांश कमरे में आया और काउच की ओर बढ़ गया। तनुश्री हिचकिचाते हुए, सुनिए, उसके इस तरह बोलने ने एक पल को अयांश के दिल में हलचल मचा दी, लेकिन फिर वो तनुश्री की ओर देखते हुए उसके बोलने का इंतजार करता है। तनुश्री अपनी जगह से खड़े होकर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बस मैं अभी अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं हूँ, बस कुछ वक्त चाहती हूँ। अयांश ने नेवर माइंड कहकर अपने कदम काउच की ओर बढ़ा दिए और जाकर एक हाथ सिर पर रखकर लेट गया। तनुश्री उसे फिर से काउच पर सोते देख हैरान रह गई और फिर उसे गुस्से में जान खुद बेड पर जाकर लेट गई। जल्दी से ही उसे नींद आ गई। उस दिन के बाद से अयांश तनुश्री से थोड़ा दूर रहने लगा था। घर में भी बस सबके सामने ही उससे बात करता और जब अपने कमरे में आता तो कोई बात ही नहीं करता। तनुश्री के कुछ पूछने या कहने पर सिर्फ ज़रूरत भर की ही बात करता। अयांश का उससे बात न करना, उसे नज़रअंदाज करना तनुश्री को अंदर ही अंदर कचोट रहा था। तनुश्री को अब उसकी आदत सी हो गई थी और कहीं ना कहीं अयांश का साथ उसे अच्छा लगने लगा था, मगर ये बात वो समझ नहीं पा रही थी। मगर अब जब अयांश उसे नज़रअंदाज कर रहा था तो ये तनुश्री को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे, पर अयांश कोई ध्यान नहीं देता और चुपचाप ब्रेकफास्ट करता है कि तभी अयांश का फोन बजने लगता है। अयांश फ़ोन की स्क्रीन की ओर देखता है जिस पर रोनित का नाम शो हो रहा था। अयांश अपना फ़ोन उठाकर हेलो बोलता है तो उधर से रोनित अयांश को ग्रीट करते हुए कहता है, सर मैंने आपको ये रिमाइंड कराने के लिए कॉल किया था कि कल आपको अमेरिका जाना होगा अपने प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए। अयांश मुंह नीचे किए हुए ही, तुम कल सुबह की फ़्लाइट की टिकट करा दो। इतना सुनकर तनुश्री अयांश को देखती है पर अयांश कोई ध्यान नहीं देता और फिर से ब्रेकफास्ट करने लगता है। जैसे ही वो उठकर चलता है तभी कनिका, भैया मुझे मेरे मॉडल से रिलेटेड कुछ ज़रूरी सामान लाना है, तो आप मुझे और भाभी को मार्केट तक ड्रॉप कर दीजिएगा। कनिका अयांश से बोलती है। अयांश उसकी बात सुनकर एक नज़र तनुश्री को देखकर फिर कनिका की ओर देखता है तो कनिका उसकी बात समझते हुए, वो भाभी मेरे प्रोजेक्ट को पूरा करने में मेरी मदद कर रही हैं, उन्होंने पहले भी ऐसे मॉडल्स बनाए हैं तो उन्हें सामान की जानकारी है, बस इसलिए। ठीक है, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर बाहर गाड़ी के पास आती हैं तो तनुश्री पीछे बैठने के लिए गेट खोलने लगती है, जिसे देखकर कनिका हंसते हुए बोली, क्या भाभी आप आगे भैया के साथ बैठिए ना, पीछे मैं बैठूंगी। तनुश्री थोड़ा सकुचाते हुए, लेकिन कनिका हंसते हुए, भैया हमारे ड्राइवर थोड़े ही ना है और वो सीट आपकी है, मैं वहाँ कैसे बैठ सकती हूँ, आप जाकर वहीं बैठिए। आया जो इतनी देर से चुप था, अगर तुम्हारा हो गया हो तो जल्दी से बैठो वरना ड्राइवर के साथ दूसरी गाड़ी से चली जाना। कनिका तनुश्री को आगे जाने का इशारा करती है, लेकिन तनुश्री अभी भी अपनी जगह से नहीं हिलती। ये देखकर अयांश गुस्से से, अगर वो मेरे साथ नहीं बैठना चाहती है तो क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। अयांश की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर कनिका जानबूझकर जल्दी से पीछे बैठ जाती है। वहीं उसकी बात सुनकर तनुश्री भरी आंखों से चुपचाप आकर बैठ गई। अयांश पूरे रास्ते केवल कनिका से बातें करता रहता है और तिरछी नज़रों से तनुश्री को देखता रहता है। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहता कुछ नहीं। अयांश ने दोनों को मॉल के बाहर छोड़ा और ऑफिस के लिए निकल गया। तनुश्री दिनों दिन बढ़ती अयांश की बेरुखी से बहुत दुखी थी। आज अयांश को एक
प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहर से बाहर जाना था। तनुश्री को अयांश का जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। तनुश्री चुपचाप बेड पर बैठी अयांश को बैग पैक करते हुए देख रही थी। वो बहुत उदास थी, लेकिन चेहरे से जाहिर नहीं होने देती और फिर उठकर उसके पास जाकर पूछती है, आप वापस कब तक आएंगे? जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। लेकिन तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कब जाता हूँ और कब आता हूँ? और वो बैग लेकर नीचे आ गया। अयांश ने वहाँ जाकर अपने मम्मी पापा और दादाजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कनिका को हक करके सबका ध्यान रखना बोलकर एक नज़र तनुश्री को देखा और फिर बाहर निकल गया। सुषमा जी ने इस बात को नोटिस किया कि अयांश सबसे मिला और कुछ न कुछ कहा सिवाय तनुश्री के। तनुश्री को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो बहुत उदास हो गई थी। अयांश का व्यवहार बहुत ही रूखा होता जा रहा था और उसकी ये उदासी सुषमा जी की नज़रों से छुपी नहीं थी। अयांश को गए पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। उसने इतने दिनों से तनुश्री को कोई कॉल नहीं किया था और ना ही तनुश्री ने उससे कोई बात की थी। तनुश्री को इतना तो समझ आ रहा था कि वो अयांश को पसंद करती है, लेकिन इतनी नाराज़गी, इतनी बेचैनी क्यों थी? वो यही समझने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती थी। दोपहर में भी उसने बेमन से जाकर किचन में लंच तैयार करके सबको खिलाया, लेकिन उसका खुद का मन कुछ भी खाने का नहीं हो रहा था। सुषमा जी के कहने पर उसने बहुत थोड़ा सा खाया और कमरे में चली गई। सुषमा जी ने महसूस किया कि तनुश्री अयांश के जाने से बहुत बेचैन और उदास है। कमरे में जाकर तनुश्री बेड पर लेट गई, मगर आज उसका वहाँ भी मन नहीं लग रहा था। रोज़ तो रात में ये उम्मीद होती थी कि अयांश घर आएगा, लेकिन आज तो वो उम्मीद भी नहीं थी। वैसे तो कहते हैं कि मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि आपको मुझसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जाते हुए सबसे बात की, लेकिन मुझसे, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अयांश को गए 4 दिन हो चुके थे। वो फ़ोन करता और सबसे बातें करता, लेकिन तनुश्री को उसने कोई कॉल नहीं किया। रात के समय सभी साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी कनिका का फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठा कर देखा तो अयांश की वीडियो कॉल थी। उसने चहकते हुए फ़ोन उठाया। हेलो भाई, कैसे हो आप? अयांश, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ घर पर सब ठीक है ना? हाँ भैया, सब ठीक है, अभी हम सब डिनर ही कर रहे हैं। आज भाभी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया है, आप होते तो अपनी उंगलियां भी चाट जाते। कनिका से तनुश्री का जिक्र सुनकर अयांश का दिल एक झलक तनुश्री को देखने के लिए तड़प उठा, लेकिन फिर खुद को काबू करते हुए और कनिका को टालते हुए, चल मॉम से बात करवा। कनिका फ़ोन सुषमा जी की ओर बढ़ाती है कि तभी अयांश की नज़र एक पल को तनुश्री पर पड़ती है, जो चुपचाप गर्दन नीचे किए हुए बैठी थी। तनुश्री को एक झलक देखकर अयांश के दिल को जैसे बहुत सुकून मिला। अयांश घर में बारी बारी सबसे बात करके फ़ोन रखने लगता है, तो सुषमा जी तनुश्री से बात करने के लिए कहती हैं, तो वो उसे बाद में बात कर लेगा कहकर फ़ोन काट देता है। तनुश्री भी चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। उसका मन कहीं अकेले बैठकर जी भर कर रो लेने का हो रहा था। उसका किसी से बात करने का भी मन नहीं था। दिमाग में इस समय अयांश ही अयांश छाया हुआ था। तनुश्री को खुद एहसास नहीं था कि वो अयांश से प्यार करने लगी है। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। जिस तरह से अयांश तनुश्री का ख्याल रखता था, वो तनुश्री को उसकी तरफ आकर्षित कर रहा था और वो उसके मुंह में ना चाहते हुए भी पड़ती जा रही थी। अयांश से बात किए बिना उसका एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। रात भर ठीक से न सोने के कारण सुबह तनुश्री की आंखें नहीं खुली और वो नीचे नहीं आई, तो सुषमा जी को उसकी चिंता हुई कि कहीं तबीयत खराब ना हो। सुषमा जी ऊपर जाकर तनुश्री को आवाज़ देती हैं, तब जाकर तनुश्री की नींद खुलती है और वो जाकर गेट खोलती है। सुषमा जी ने देखा कि तनुश्री की आंखें सुर्ख लाल हो गई थी।
कोई भी उसकी आंखों को देखकर बता सकता था कि पूरी रात वो बहुत रोई है। सुषमा जी तनुश्री को वापस कमरे में लेकर गई और हाथ पकड़कर उसे काउच पर बिठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गई। सुषमा जी ने प्यार से उसके गाल छूते हुए कहा, तनुश्री क्या बात है बेटा, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत उदास हो। क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता? बेटा मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारे मन में जो भी बात हो, तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो। क्या तुम्हें अयांश ने कुछ कहा है या फिर तुम दोनों का झगड़ा हो गया है? तनुश्री की आंखें नम हो गईं और उसने पार्टी की रात अपने और अयांश के बीच होने वाली सारी बातें सुषमा जी को बता दी। मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है मेरे साथ। अयांश जी के जाने के बाद जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। हर पल अयांश जी की कमी महसूस होने लगी है। उनका प्यार से देखना, मेरे ख्याल रखना, वो सब मुझे बहुत याद आ रहा है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उन्हें याद ना करूं, मगर वो उतना ज़्यादा ही मुझे याद आ रहे हैं। मैं इस बात से बहुत हैरान हूँ कि आखिर मैं उन्हें इतना याद क्यों कर रही हूँ। क्यों मैं उनके लिए इतनी परेशान हूँ? क्यों मैं उन्हें अपने ख्यालों से दूर नहीं कर पा रही हूँ? सुषमा जी बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी और उसका चेहरा देख रही थी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं अपने मन में उनके लिए नए जज्बात क्यों महसूस कर रही हूँ। क्यों मेरा दिल चाहता है कि अयांश जल्दी लौट आए। क्यों मेरी आंखें हर जगह उन्हीं को ही तलाश रही हैं। क्यों मैं अयांश जी के लिए इतनी बेचैन हूँ। आखिर क्यों मेरा दिल बार बार सिर्फ एक ही नाम पुकार रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अयांश जी को लेकर मेरे मन में ये कसक, ये तड़प कैसी है। सुषमा जी मुस्कुराते हुए उसके गाल छूते हुए, ये सब इसलिए है बेटा क्योंकि तुम्हें भी अयांश से प्यार हो गया है। तनुश्री एकदम आश्चर्य से, ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? सुषमा जी हंसते हुए, वही जो तुम्हारे दिल में है मगर तुम मानना और समझना नहीं चाहती। उसे अपना लो तनुश्री, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बहुत चाहता है ना वो तुम्हें, बहुत प्यार देगा वो तुम्हें, तुम्हारे परिवार से भी ज़्यादा। जिंदगी में आगे बढ़ो बेटा, तुम्हें अभी बहुत लंबी और खुशहाल जिंदगी जीनी है। अयांश के साथ खुश नसीबी खुद बाहें पसारे तुम्हें बुला रही है और तुम हो कि उसके मुंह मोड़ रही हो। लेकिन मम्मी मैं उनके लिए ऐसा कुछ फील नहीं करती। सुषमा जी कुछ गंभीर हो गई। मुझे एक बात बताओ, क्या सचमुच तुम अयांश के लिए कुछ फील नहीं करती? और अगर तुम कुछ फील नहीं करती तो फिर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? तुम क्यों इतनी परेशान हो? क्या तुम अयांश को पसंद नहीं करती? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, मैं पसंद करती हूँ उन्हें। तो फिर वो तुम्हें प्यार नहीं करता? नहीं करते हैं और ये बात वो कई बार जता भी चुके हैं। तो फिर तुम उससे प्यार नहीं करती? तनुश्री एकदम झटके से, हाँ करती हूँ। तनुश्री जल्दी जल्दी में बोल गई, फिर अपनी ही कई बात पर हैरान हो गई। ये मैंने क्या कह दिया? सुषमा जी वही कहा जो सच है और तुम्हारे दिल में है, मगर तुम मान नहीं रही। बेटा सच्चा प्यार नसीब वालों को मिलता है और मुझे तो लगता है कि ईश्वर भी तुम्हारी जिंदगी के दुखों को दूर करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारी किस्मत में अयांश का प्यार लिख दिया है। और यकीन करो बेटा, जो खुद प्यार में धोखा खा चुका है वो कभी तुम्हें ऐसा दर्द नहीं दे सकता। सुषमा जी से बातें करने के बाद तनुश्री की उलझनें सुलझ गई थी, लेकिन उसकी उदासी और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिन रात अयांश का ख्याल हर पल उसे तड़पा रहा था और वो चाह कर भी उसके ख्यालों को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। पूरा दिन घर वालों के साथ बिताने के बाद वो उदास मन से अपने बिस्तर पर लेटती और अपने मन और जज्बातों से लड़ते लड़ते सो जाती। धीरे धीरे अयांश को गए पूरा हफ्ता बीत गया। इसी बीच अयांश ने तनुश्री को ना कोई फ़ोन
फ़ोन किया और ना ही कोई मैसेज। तनुश्री अयांश के बारे में सोचते सोचते इतना तो जान गई थी कि उसे अयांश से प्यार हो गया है। वो इस बात से बहुत खुश थी। तनुश्री अयांश को ये बताने के लिए तड़प रही थी कि कब अयांश घर आए और वो उससे अपने दिल की बात बताए। आज अयांश वापस घर आने वाला था। तनुश्री आज बहुत खुश थी। वो बेसब्री से अयांश के आने का इंतजार कर रही थी। उसने सोच लिया था कि आज वह अयांश से अपने दिल की बात कह देगी। उसने आज सारा खाना भी अयांश की पसंद को ध्यान में रखते हुए बनाया था। उसने वही बनाया जो अयांश को पसंद था। अयांश डिनर के वक्त तक ही घर पहुंच पाता है। वो आकर सबसे मिलकर अपने कमरे में चेंज करने के लिए जाता है। तनुश्री ने जब तक खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया, अयांश भी चेंज करके आ गया था। तनुश्री ने बारी बारी सबको खाना सर्व किया और फिर वो भी सबके साथ बैठ गई, पर उसकी निगाहें अयांश से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अयांश लगातार तनुश्री की नजरें खुद पर महसूस कर रहा था, पर उसने एक बार भी नजर उठाकर उसे नहीं देखा। सबके खाना खत्म करने के बाद अयांश अपने कमरे में चला गया। तनुश्री ने जल्दी से अपना काम खत्म किया और अपने मन में बेचैनी और घबराहट लिए उसने धड़कते दिल के साथ अपने कमरे की ओर कदम बढ़ा दिए। तनुश्री जब कमरे में पहुंची तब अयांश बालकनी में था और अंदर की ओर आ रहा था कि अचानक दौड़कर तनुश्री अयांश के गले से लग गई। अयांश को तनुश्री से इसकी उम्मीद नहीं थी। अचानक वो पहले तो थोड़ा हड़बड़ा सा गया, फिर खुश होकर उसने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। कुछ पल के लिए सारी दुनिया उनकी बाहों में सिमट गई थी। अयांश की बाहों में तनुश्री अपने आप को भूल गई और अयांश ने उसे अपनी बाहों में ऐसे भर लिया जैसे बरसों से इस पल को उसकी बाहें तरस रही थी। अयांश खुश था कि आखिर तनुश्री को अपने दिल से हारना ही पड़ा। सब कुछ भूलकर आज वो अयांश की बाहों में ही आ गई। कुछ पल की मदहोशी के बाद जब तनुश्री को होश आया तो वो चौंक कर झटके से अयांश से अलग हुई। अयांश ने चौंक कर तनुश्री को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर अयांश ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुम रोने क्यों लगी? अब आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। मैंने आपको बहुत बहुत याद किया। मुझे कमरे में भी आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आप अगर पास हो तो सुकून है। अयांश तनुश्री की बातों से एकदम सुन पड़ गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। प्यार की मीठी सी लहर पाकर तनुश्री फिर से अयांश के सीने से लग गई। तनुश्री की पकड़ उस पर कसती जा रही थी। तनुश्री का एहसास पाकर अयांश भी उसे बाहों में भर लेता है। शर्माती हुई तनुश्री अयांश की बाहों से निकलने की नाकाम कोशिश करती है और खुद को छुड़ाकर जाने लगती है। श्री अयांश के बोलने पर तनुश्री की धड़कनें एकदम से बढ़ गई। आज अयांश की आवाज़ में अजीब सी कशिश थी, लेकिन प्यार के इजहार के बाद लाज का पहरा इस कदर था कि अब भी वो उसकी ओर देखने से कतरा रही थी। जब तनुश्री उसकी ओर नहीं मुड़ी तो अयांश पीछे से ही उसे गले लगाते हुए पीछे से उसकी कमर में अपनी बाहें डालकर उसके कंधे को चूम लिया। तनुश्री जहाँ थी वहीं जम गई। अयांश ने एक नज़र तनुश्री को देखा, जिसने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी और अपनी साड़ी को मिट्टियों में कस रखा था। अयांश ने उसकी घबराहट देखकर खुद को जल्द ही काबू कर लिया। वो समझ गया था कि तनुश्री अभी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। उसने तनुश्री को गोद में उठा बेड पर लिटा दिया और खुद भी उसके पास जाकर उसे अपने करीब खींचकर बाहों में भरकर लेट जाता है। अयांश बहुत प्यार से तनुश्री के चेहरे को निहार रहा था, जो शर्म की वजह से अभी भी लाल था। जल्दी ही अयांश तनुश्री को निहारते हुए नींद के आगोश में चला जाता है। सुबह अयांश की आंखें जल्दी ही खुल जाती हैं। वो देखता है कि तनुश्री अभी भी सो ही रही थी। अयांश बड़े प्यार से तनुश्री के चेहरे को देखते हुए उसके होठों पर हल्की सी किस करता है और फिर वहाँ से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। अयांश वापस आकर देखता है कि तनुश्री अभी भी सो ही
रही है तो वो उसके पास जाकर उसे प्यार से देखते हुए उसके माथे को चूम लेता है और उसके गालों को थपथपाकर उसे उठाने लगता है। लेकिन तनुश्री आंखें मलते हुए आयांश का हाथ पकड़कर अपने सिर के नीचे लगाते हुए फिर से सोने लगती है। आयांश उसके कान के पास जाकर शरारत से, उठ जाओ वरना मैं खुद ही उठाकर तुम्हें बाथरूम में ले चलूँगा। और फिर तनुश्री एकदम से अपनी आंखें खोल देती है और आयांश की ओर बिना देखे ही अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। उसे इस तरह जाते देख आयांश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तनुश्री जल्दी से तैयार होकर नीचे आकर पूजा की तैयारी करती है। सुषमा जी भी तब तक वहां आ चुकी थी। उन्होंने जब तनुश्री को इतना खुश देखा तो समझ गए कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। आज तनुश्री के चेहरे पर एक अलग खुशी और चमक थी। दोनों भगवान की पूजा आरती करती हैं और फिर तनुश्री किचन में जाकर नाश्ता तैयार करती है। फिर सभी घर वाले भी आ जाते हैं और मिलकर सभी नाश्ता करते हैं। फिर राजवर्धन जी आयांश की तरफ देखते हुए, आयांश आज आप तनुश्री बिटिया को कहीं बाहर घुमाने ले जाइए। जब से तुम दोनों की शादी हुई है तुम तनुश्री को कहीं नहीं लेकर गए हो। आयांश एक बार तनुश्री को देखता है जो उसे ही देख रही थी। जी दादाजी। कुछ देर बाद आयांश तनुश्री को लेकर निकल जाता है। आयांश तनुश्री के साथ कुछ टाइम अकेले बिताना चाहता था, इसलिए वो आज गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था। तनुश्री आयांश की ओर देखते हुए पूछती है, आप कब से ड्राइव किए जा रहे हैं? क्या आप बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आयांश मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब देता है, बस कुछ वक्त और सब्र करो, मैं अपनी सबसे मन पसंदीदा जगह पर तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। कुछ दूर जाकर उनकी गाड़ी रुकती है और दोनों बाहर आते हैं। वहाँ एक झील थी और झील के किनारे गुलमोहर का पेड़ के ठीक नीचे एक बेंच थी। तनुश्री तो वहाँ की खूबसूरती में जैसे खो ही जाती है। आयांश उसके पास आकर, तो कैसा लगा यहाँ आकर? दोनों आगे उस बेंच पर बैठ जाते हैं और प्रकृति की खूबसूरती को देखने लगते हैं। दोनों के बीच के मौन को तोड़ते हुए और आयांश के कंधे पर सिर टिकाकर, तनुश्री कितना सुकून है यहाँ। आयांश उसकी तरफ देखते हुए, शुक्र है तुम कुछ बोली तो सही। तुम्हें पता है आज से पहले मैं बहुत बार यहाँ आया हूँ, पर आज जो तुम्हारे साथ खुशी और सुकून मिल रहा है वो पहले कभी नहीं मिला। तनुश्री कुछ देर बाद, एक बात बताऊँ आपको? आयांश प्यार से उसके गाल छूते हुए, बोलो। तनुश्री आयांश की ओर देखते हुए, जब पहली बार मैंने आपके ऑफिस के सामने आपको देखा तब मैं आपके चेहरे में खो गई थी। आयांश आश्चर्यचकित होकर, सच में? तनुश्री नजरें झुकाए हुए, शादी के बाद भी आपका झगड़ना, मुझ पर गुस्सा करना और मेरी केयर करना सब बहुत अच्छा लगता था मुझे, तो मुझे क्यों इतना तड़पाया? कभी कहा क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपनी भावनाओं को लेकर श्योर नहीं थी। लेकिन जब आप बाहर गए हुए थे तब आपके बिना एक एक पल बिताना बहुत मुश्किल हो गया। हर वक्त आपके फ़ोन का इंतज़ार रहता था। मेरा आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। बस मन करता था कि आप जल्दी से यहाँ आ जाएं और मैं आपको बहुत चाहने लगी थी। एक एक पल बिताना बहुत मुश्किल हो गया। हर वक्त बस आपकी ही बातें याद आती रहती थी। आपका मुझे छेड़ना, मेरे करीब आना, वो सब सोचकर पता नहीं कब मुस्कान होठों पर खिल जाती थी। बस हर लम्हा आपके फ़ोन का इंतज़ार रहता था। आपसे बातें करने को मन करता था। अच्छा, थैंक यू। और वो किस लिए? तनुश्री एक नज़र उसे देखकर, उस सुकून के लिए जो आपके पास होने से मिलता है। अगर आप मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो शायद मैं इन एहसासों को कभी जी नहीं पाती। आयांश केवल तनुश्री की बातों को सुनते हुए उसके प्यार का एहसास कर रहा था। तनुश्री भी आज अपने मन की हर बात उसे बता रही थी। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर और कंधे पर सर रखकर बातें करते रह
रहते हैं। शाम होने की वजह से वहाँ का माहौल भी ठंडा होने लगा था। जब अयांश को ये लगता है कि तनुश्री को ठंड लग रही है तो वो उससे चलने के लिए कहता है, अब चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। तो तनुश्री भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उठकर उसके पीछे चल दी और दोनों गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकल जाते हैं। गाड़ी में बजते हुए गानों के बीच अयांश मुस्कुराते हुए तनुश्री को बार बार देख रहा था, मगर तनुश्री लाख कोशिशों के बाद भी नज़र उठाकर उसे देख नहीं पा रही थी और अयांश को तो मानो उसे ऐसे देखकर बहुत खुशी मिल रही थी। वो उसके हाथ को पकड़कर हल्के से दबाते हुए, मुझसे ऐसे शर्माओगी तो कैसे काम चलेगा श्री। एक दिन डाइनिंग टेबल पर सभी लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी कनिका ने राजवर्धन जी से कहा, दादाजी कल मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है तो हम लोगों ने मूवी जाने और लंच का प्रोग्राम बनाया है। हाँ तो चली जाइए, क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कनिका की बात पूरी सुने बिना ही कहा, वो दादाजी मेरी सारी फ्रेंड्स ना भाभी से मिलना चाहती हैं, इसलिए मैं उन्हें भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। थोड़ा डरते हुए, अगर आप कहें तो। राजवर्धन जी अयांश की ओर देखते हुए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अयांश की इजाज़त ज़रूरी है। क्यों अयांश। दादाजी की बात सुनकर अयांश हड़बड़ा गया। दादाजी आप घर के बड़े हैं, अगर आप बोल रहे हैं तो भला मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। राजवर्धन जी तनुश्री की ओर देखते हुए, तनुश्री बेटा तुम अगर जाना चाहो तो जा सकती हो, हमारी ओर से ऐसी कोई बंदिश नहीं है। जैसे कनिका है वैसे ही तुम भी हो, जाओ घूमो और एंजॉय करो। तनुश्री हाँ में सिर हिलाते हुए, जी दादाजी। राजवर्धन जी की हाँ सुनकर कनिका की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो जल्दी से तनुश्री को गले लगाते हुए, वाह भाभी बहुत मज़ा आएगा, पहले मूवी और फिर लंच और उसके बाद ढेर सारी शॉपिंग। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, कल का इंतज़ार कैसे कर पाऊँगी। भाभी थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ चल रही हैं। कनिका की हरकतों पर जहाँ सभी मुस्कुराते हुए देखते हैं, वहीं सुषमा जी अपना सर पकड़ते हुए, हे भगवान ये लड़की कब बड़ी होगी। अगले दिन जाने से पहले तनुश्री कमरे में तैयार हो रही थी। तनुश्री ने आज सी ग्रीन फुल लेंथ अनारकली सूट पहना था। तभी कनिका कमरे में आती है और तनुश्री को देखकर बस देखती ही रहती है। तो तनुश्री थोड़ा हिचकते हुए, क्या हुआ। कनिका अपने मुंह पर हाथ रखते हुए, वाह भाभी आप इस कलर में कितनी प्यारी लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे ये कलर बस आपके लिए ही बना हो। तनुश्री उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर, तुम भी ना कनिका, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कनिका तनुश्री के बाल बनाने में हेल्प करती है और फिर खुद तैयार होने के लिए चली जाती है। तभी तनुश्री को ध्यान आता है कि बातों बातों में कनिका उसके सूट की डोरी बांधना और चैन लगाना भूल गई है। वो जल्दी से कनिका को आवाज़ देती है, लेकिन कनिका की जगह अयांश कमरे में आता है और वो जैसे ही तनुश्री को देखता है तो उसकी आंखें थम सी गई थी। अयांश अपने मन में सोचता है, कोई इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। अयांश के इस तरह घूरते रहने से तनुश्री अपनी नज़रें झुका लेती है। तनुश्री हड़बड़ाकर, वो मैं कनिका को बुला रही थी, वो तो चली गई, कुछ काम था क्या। हाँ वो जल्दी में डोरी बांधना भूल गई, बस इसलिए। अयांश उसकी ओर आते हुए, लाओ मैं बांध देता हूँ, और तनुश्री के पीछे की ओर चला जाता है और डोरी बांधने लगता है। उसके हाथ जैसे तनुश्री की पीठ को छूते हैं, उसके बदन में एक सिहरन सी दौड़ने लगती है और आंखें बंद हो जाती हैं। अयांश के छूने से जैसे उसकी तेज होती धड़कनों पर उसका जोर नहीं चल रहा था। अयांश भी खोया हुआ सा उसे छूने लगता है। उसके हाथों का एहसास पाकर तनुश्री अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद कर लेती है। अगले ही पल अयांश खुद को संभालते हुए उससे अलग हो जाता है और मन में सोचता है, इतना मुश्किल क्यों है तुम्हें प्यार न कर पाना। अयांश तनुश्री के सामने आकर अपने हाथों
से उसके चेहरे को थाम कर ऊपर करता है। तनुश्री अब अपनी आंखें खोलकर अयांश को देखती है जो उसे ही देख रहा था। वो फिर से अपनी पलकें झुका लेती है। बहुत खूबसूरत लग रही हो, कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए, कहकर वो झुकते हुए ड्रेसिंग से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा देता है और उसके माथे को चूम लेता है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से नीचे आ जाओ। तनुश्री अपने आंखें खोलकर उसकी आंखों में देखते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है। अयांश उस दोनों को कनिका की फ्रेंड के यहाँ छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। कनिका और उसकी सारी फ्रेंड्स मूवी के बाद एक 5 स्टार होटल में लंच के लिए पहुंचती हैं। वो लोग लंच कर ही रही थी कि तनुश्री को वहाँ अंकुश दिखाई देता है। तनुश्री अपना खाना खत्म करने के बाद कनिका को बताकर अंकुश के पास चली जाती है। उसे अंकुश के उस दिन के बर्ताव के बारे में उससे बात करनी थी। हाय, अंकुश ने चौंकते हुए गर्दन उठाकर उसकी ओर देखा। हाय, तुम यहाँ क्यों नहीं आ सकती क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आओ बैठो ना प्लीज़। फिर इधर उधर देखते हुए, तुम अकेली हो या फिर नहीं? मैं यहाँ कनिका के साथ आई थी, आज उसकी दोस्त का बर्थडे है तो बस। कुछ देर की चुप्पी के बाद, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? खुश हो अपनी ज़िंदगी में? तनुश्री उसकी ओर देखते हुए, तुम्हें इस सब से क्या फ़र्क पड़ता है? तुमने बिना पूरी बात को समझे मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया और मैं कुछ कह भी नहीं पाई। उसके बाद कई बार तुम्हें फ़ोन भी किया लेकिन तुमने वो भी नहीं उठाया। मैंने कितनी बार तुम्हें मैसेज भी करना चाहा लेकिन तुमने कोई रिप्लाई भी नहीं किया। मैं बस इतना जानना चाहती थी कि तुम्हारे उस दिन के ऐसे व्यवहार का कारण क्या था। अंकुश को उससे ऐसे किसी सवाल की उम्मीद नहीं थी। वो सोच में पड़ गया कि उसे क्या जवाब दे। बोलो अंकुश। अंकुश कुछ सोचते हुए खुद को संभाल कर, तुम तो जानती हो तनु, तुम मेरी इकलौती दोस्त हो और जब मैं यहाँ नहीं था तभी कोई मेरी उस दोस्त को मुझसे छीन कर ले गया तो मुझे कैसा लगा होगा। बस उसी वजह से मैं उस दिन वो सब कह गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तनुश्री शक भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए, तुम सच कह रहे हो ना? मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं तनु, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस अपनी दोस्त को खोने की वजह से डर गया था। सच में। अंकुश ने तनुश्री को कॉफ़ी के लिए पूछा और हाँ कहने पर दोनों के लिए कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। वो दोनों कॉफ़ी पीते हुए पुराने दिन याद करते हुए हंसी मजाक भी कर रहे थे। उसी होटल में अपने कुछ क्लाइंट के साथ मीटिंग करने अयांश भी आया हुआ था। तभी मीटिंग के बाद वापस लौटते हुए अयांश की नज़र अंकुश के साथ बैठी तनुश्री पर पड़ी। अंकुश की उसकी ओर पीठ थी जिससे वो अयांश को नहीं देख पाया। तनुश्री ने अपनी नज़रें उठाकर जैसे ही देखा तो उसकी नज़रें गुस्से से घूरते अयांश पर गई। अंकुश को इस बारे में कुछ नहीं पता था इसलिए वो बातों में ही लगा रहा। तनुश्री ने फिर से एक नज़र अयांश की ओर देखा तो उसे अयांश का गुस्से से भरा चेहरा देखकर अब डर लगने लगा था। तनुश्री ने वहां से निकलना ही बेहतर समझा इसलिए उसने अंकुश का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गई। अयांश ने जब तनुश्री को अंकुश का हाथ पकड़ते हुए देखा तो उसका खून खौलने लगा। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया और होटल के दूसरे गेट से निकलकर सीधे बाहर चला गया। कुछ देर बाद तनुश्री होटल के अंदर वापस आकर देखती है लेकिन अयांश वहाँ नहीं होता। वो चारों तरफ देखती है लेकिन उसे अयांश नजर ही नहीं आ रहा था। तभी कनिका वहाँ आ जाती है। क्या हुआ भाभी, आप किसी को ढूंढ रही हैं और आपका वो दोस्त कहाँ है? तनुश्री अपनी घबराहट छुपाते हुए, वो चला गया है और अब हमें भी घर चलना चाहिए, बहुत वक्त हो गया है, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। जी चलिए, मैं भी आपको यही कहने आई थी। फिर दोनों घर के लिए निकल जाती हैं। तनुश्री और कनिका घर आती हैं। सबसे मिलकर कनिका अपने कमरे में चली जाती है और तनुश्री अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखे वैसे ही अचानक पीछे से अयांश ने तनुश्री का हाथ पकड़कर उसे पास ही दीवार से सटा दिया। उसने तनुश्री का हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। तनुश्री अपने सामने अयांश को देखकर शॉक थी। उसे उम्मीद नहीं
थी कि अयांश इस वक्त घर में होगा। उसने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, अयांश जी ये क्या कर रहे हैं आप? दर्द हो रहा है मुझे। अयांश गुस्से से लाल आंखें किए हुए उसे घूरते हुए, और मेरे दर्द का क्या? या फिर तुमने सोच रखा है कि अपनी हरकतों से हर वक्त मुझे गुस्सा दिलाना है? लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है? ज़्यादा भोली मत बनो। तुम वहाँ होटल में अंकुश के साथ, मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारा उसके नज़दीक जाना बर्दाश्त नहीं है। अयांश तनुश्री को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। तनुश्री अयांश के ऐसे करीब आने से बहुत घबरा गई थी। वो अयांश को खुद से दूर करते हुए धक्का देने लगती है, लेकिन अयांश उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसके हाथों को पीछे कमर से लगा देता है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। बस इतना याद रखना कि तुम आज के बाद उससे कभी नहीं मिलोगी। मुझे तुम्हारा ऐसे किसी के नज़दीक जाना जरा भी पसंद नहीं है। तनुश्री कसमसाते हुए, मैं सिर्फ उससे बात करना चाहती थी, इसलिए उसके पास गई थी, और हम केवल बात ही कर रहे थे, और आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं। तनुश्री की बात ने अयांश के गुस्से को और हवा दे दी थी। वो किसी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने तनुश्री के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़कर अपने करीब खींचकर कहा, अच्छा अगर तुम्हें बात ही करनी थी तो उसे यहाँ क्यों नहीं बुला लिया? तुम वहाँ होटल में उसके साथ अकेले बैठकर बातें करने का क्या मतलब था? अयांश की बात सुनकर तनुश्री ने कहा, अयांश जी प्लीज़, वो एक मिस्टेक। फिर कुछ सोचते हुए, एक मिनट, आप शक कर रहे हैं मुझ पर? नहीं, मुझे तुम पर कोई शक नहीं है। अगर शक नहीं है तो फिर आपकी नज़रों में ये जलन क्यों दिखाई दे रही है? तुम्हें जो समझना है समझो। कहते हुए वो तनुश्री को झटकते हुए बाहर चला जाता है, लेकिन उसके कसकर पकड़ने की वजह से तनुश्री के हाथ में पहनी चूड़ियाँ टूटकर उसके हाथ में चुभ जाती हैं, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। तनुश्री जब अपने हाथों से खून निकलता देखती है तो जल्दी से वॉशरूम में जाकर हाथ धोकर बाहर आती है और दवाई लगाने लगती है। तभी कनिका कमरे में आती है और तनुश्री के हाथ देखकर, भाभी ये आपके हाथ से इतना खून क्यों निकल रहा है? इधर अयांश गुस्से में जाकर अपनी गाड़ी में बैठकर स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारता है तो उसकी नज़र अपने हाथ में लगे खून पर जाती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और जल्दी से गाड़ी से निकलकर सीधे अपने कमरे की ओर दौड़ा, लेकिन कमरे में से आती तनुश्री की आवाज़ सुनकर वहीं रुक जाता है। तनुश्री, कुछ नहीं, मैं ये चूड़ियाँ उतार रही थी। उतारते हुए हाथ में चुभ गई बस। अयांश जब तनुश्री के हाथ पर नज़र डालता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। जब वो कनिका को तनुश्री के हाथ की ड्रेसिंग करते देखता है तो वापस चला जाता है। तनुश्री और कनिका नीचे आकर सुषमा जी के पास बैठती हैं और बातें करने लगती हैं। तभी सुषमा जी की नज़र तनुश्री के हाथ पर जाती है। सुषमा जी तनुश्री का हाथ पकड़ते हुए, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? ये चोट कैसी है तनुश्री? कुछ नहीं मम्मी जी, बस चूड़ियाँ उतार रही थी, वही चुभ गई, तनुश्री सुषमा जी से बोलती है। तभी सुषमा जी, बेटा ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। रात में सब लोग डिनर के लिए बैठते हैं। अयांश आज लेट आया था और फ्रेश होने के लिए कमरे में गया था, तो सब खाने के लिए उसका इंतज़ार कर रहे थे। अयांश वहाँ आकर विनीत जी के पास वाली खाली चेयर पर बैठ जाता है। तनुश्री सबको खाना सर्व कर रही थी, लेकिन अयांश की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। अयांश बार बार तनुश्री की ओर देख रहा था, लेकिन तनुश्री आज बहुत नाराज होने से एक बार भी अयांश की तरफ नहीं देखती। सभी लोग खाना खत्म कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तनुश्री कमरे में जाकर सीधे वॉशरूम में आई और अपना मुंह धोने लगी। वो जैसे ही पलटती है उसे बाहर अयांश खड़ा दिखाई देता है। तनुश्री अब टैप बंद करके वहाँ से जाने लगती है कि अयांश उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तनुश्री वापस नहीं पलटती। इस वक्त दोनों के बीच
खामोशी थी। आयास चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, सॉरी। तनुश्री कोई जवाब नहीं देती। तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ ना, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, या तुम जवाब देना नहीं चाहती? तनुश्री फिर भी कुछ नहीं कहती। तनुश्री अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, हाथ छोड़िए आयास जी, प्लीज़ हाथ छोड़िए मेरा। आयास जैसे ही उसका हाथ छोड़ता है वैसे ही तनुश्री बिना कुछ कहे बाहर चली गई। आयास देर रात तक कमरे में बैठा तनुश्री का इंतजार करता रहा, लेकिन वो कमरे में नहीं आई। ये अब तक आई क्यों नहीं? रोज़ तो इस वक्त तक कमरे में आ जाती थी। आयास मन ही मन बुदबुदाया और उसे देखने के लिए कमरे से बाहर आया। उसने देखा हॉल की लाइट बंद है, तो वो किचन की ओर गया तो वहाँ भी अंधेरा था। आयास अब सोचने लगा कि जब तनुश्री यहाँ नहीं है तो फिर वो इतनी रात गए कहाँ जा सकती है। आयास ने जैसे ही कनिका के कमरे का डोर खोला तो उसे तनुश्री कनिका के साथ ही सोती दिखाई देती है। वो उसे एक नज़र देखता है और अपने मन में ही, मैं वहाँ इंतज़ार कर कर के परेशान हूँ कि अभी तक आए क्यों नहीं, और मैडम यहाँ कितने आराम से सो रही है, मेरी तो जैसे कोई चिंता ही नहीं है। आयास वापस कमरे में आकर लेट गया, लेकिन वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। उसे तो पता ही नहीं था कि अब उसे तनुश्री को अपने पास देखने की आदत हो चुकी थी। अगली सुबह आयास जैसे ही सोकर उठा तभी तनुश्री नहाने के लिए कमरे में आई और अपने कपड़े लेकर सीधे वॉशरूम चली गई। उसने एक बार भी आयास की ओर नहीं देखा, जबकि आयास की नज़रें लगातार तनुश्री पर ही थी। वो जैसे ही नहाकर बाहर निकले आयास की नज़र उस पर ठहर सी गई। वो एकटक तनुश्री को देखने लगा। तनुश्री ने पैरेट कलर की साड़ी ब्लैक बॉर्डर के साथ पहनी हुई थी, जिसके साथ ब्लैक कलर का डीप गले का ब्लाउज था, जिसमें तनुश्री भला की खूबसूरत लग रही थी। आयास उसे निहारते हुए ही उसकी ओर बढ़ रहा था। तनुश्री जैसे ही आयास को अपनी ओर आता देखती है वो पीछे हटने लगती है, लेकिन आयास नहीं रुका और आगे कदम बढ़ाता रहा। तनुश्री पीछे हटते हुए दीवार से लग गई और अब पीछे जाने की कोई जगह नहीं थी। तनुश्री की धड़कनें बढ़ गई और वो हड़बड़ाते हुए गेट की ओर बढ़ती। उससे पहले आयास ने उसका हाथ पकड़ लिया। तनुश्री वहीं रुक गई। तनुश्री हाथ खींचते हुए, हाथ छोड़िए आयास जी, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए। आयास कुछ नहीं बोला, वो बस उसकी ओर बढ़ता रहा। तनुश्री उसे करीब आते देख हाथ खींचते हुए ही कमरे से निकलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आयास ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और आगे बढ़कर दूसरे हाथ से दरवाज़ा बंद कर दिया। ये क्या है? आप मुझे इस तरह नहीं छू सकते। चुप, एकदम चुप। तनुश्री आयास को देखने लगी। आयास उसके करीब आता है। तनुश्री ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है। तनुश्री आयास की आंखों में देखने लगी। दोनों एक पल को सब कुछ भूलकर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तनुश्री की आंखों में अब नमी झलक आई थी। आयास उसके मुंह से हाथ हटा लेता है। आपको कोई हक नहीं है मेरे इतने करीब आने का। वो आगे कुछ कहती कि आयास ने उसे गले लगा लिया। उसका हाथ तनुश्री की पीठ पर था। वो आंखें बंद कर लेता है। तनुश्री के हाथ अपने आप आयास की पीठ पर आ गए। आयास ने जैसे ही महसूस किया उसने आंखें खोल दी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अगले पल ही तनुश्री ने जैसे ही ध्यान दिया उसने अपने हाथ पीछे कर लिए और आयास से अलग हो गई। श्री पर वो बिना कुछ कहे गेट खोलकर बाहर चली गई। आयास भी चुपचाप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन उसके दिमाग पर बस तनुश्री ही छाई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो तनुश्री को कैसे मनाए। वो जानता था कि उसने इस बार तनुश्री को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। आयास कुछ भी करके बस तनुश्री को मनाना चाहता था, लेकिन तनुश्री तो उससे बात करने को ही तैयार नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना बात के वो तनुश्री को कैसे मनाए। शाम को भी आयास जब आया तो तनुश्री एक बार भी उसके सामने नहीं आई थी और उसकी नज़रें तनुश्री को देखने के लिए बेचैन थी। आयास ये सोचते हुए कि तनुश्री शायद कमरे में होगी, सर्वेंट से चाय के लिए बोलकर कमरे में आ गया, लेकिन तनुश्री वहाँ भी नहीं थी। आयास फ्रेश होकर वापस आया, तब तक सर्वेंट उसकी चाय भी ले आया। आयास का मूड अब और ज़्यादा खराब हो गया था।
आयांश अपने कमरे में बैठा ऑफिस का काम कर रहा था, लेकिन इस बीच तनुश्री एक बार भी अपने कमरे में नहीं आई थी। आयांश को तनुश्री का उसे इग्नोर करना और चुप रहना बहुत खल रहा था। वो बस चाहता था कि तनुश्री उससे शिकायत करे, लड़े या नाराज रहे, लेकिन उसके पास उसकी नज़रों के सामने तो रहे। तनुश्री ने आज पूरे दिन आयांश को इग्नोर किया और रात को वो जैसे ही कमरे में आई अपने कपड़े लेकर सीधे वॉशरूम में चली गई। तनुश्री के बाहर आने पर आयांश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी कनिका कमरे में आकर, भाभी मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, प्लीज़ जल्दी से मेरा प्रोजेक्ट वक्त पूरा करने में मेरी मदद कर दीजिए। हाँ चलो। आयांश तनुश्री को देखता रहता है, पर तनुश्री चुपचाप कनिका के साथ चली जाती है। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन आयांश की आंखों से नींद गायब थी। तनुश्री को नाराज हुए 3 दिन हो गए थे। ना तो उसने आयांश से कोई बात की और ना ही वो कमरे में आ रही थी। अब आयांश की बर्दाश्त करने की हद खत्म हो गई थी। वो कुछ सोचते हुए कमरे से निकलकर सीधा कनिका के कमरे में आया तो देखा कि कनिका सो चुकी थी और तनुश्री स्टडी टेबल पर बैठी कुछ कर रही थी। तभी उसे अपने चेहरे पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई तो उसने दरवाजे की ओर देखा तो आयांश दोनों हाथों को जेब में डाले खड़ा था और उसे ही घूर रहा था। तनुश्री उसे इग्नोर कर वापस अपना काम करने लगी। आयांश ने उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, उठो और कमरे में चलो। तनुश्री ने अपना हाथ छुड़ाया और बोली, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप जाइए यहाँ से। आयांश ने उसके पास आकर गुस्से से कहा, मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ और साथ लेकर ही जाऊँगा। अब तुम सीधे से अपने कमरे में चल रही हो या फिर उठा के ले चलो। आयांश के गुस्से को देखते हुए तनुश्री चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गई। वो नहीं चाहती थी कि उनके झगड़े का किसी को पता चले या घर वाले बिना वजह परेशान हो। कमरे में आकर आयांश ने जैसे ही गेट बंद कर कुंडी लगाई, तनुश्री ने उसकी गुस्से भरी निगाहों से बचने के लिए अपने आंखें मींच ली। डर की वजह से उसका दिल बैठा जा रहा था। आयांश खुद के गुस्से को शांत करते हुए तनुश्री के पास आया और पलटकर उसे सीने से लगा लिया। इस तरह नाराज होकर दूर रहने से अच्छा है कि जान ही ले लो मेरी। आयांश की इस हरकत पर तनुश्री एकदम से घबरा गई। आयांश ने उसके थोड़ा और नज़दीक आते हुए कहा, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम अभी से घबरा गई। अगर सच में मैंने कुछ किया तो सोचो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। ये बात आयांश ने तनुश्री के एकदम पास आकर उसके कान में कही, जिससे तनुश्री की आंखें अपने आप बंद हो गई। आयांश ने अपना चेहरा घुमाकर तनुश्री की ओर देखा तो उसे ऐसे देख वो भी अपने होश खोने लगा था। वो धीरे से तनुश्री के चेहरे पर झुकने लगा। तनुश्री आयांश की सांसों को खुद के चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसकी आंखें बंद ही थी और आयांश उसने सारे फासले तय करते हुए अपने होठ तनुश्री के कांपते होठों पर रख दिए। तनुश्री ने और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आयांश की पकड़ उसकी कमर पर कसती जा रही थी। उसका दूसरा हाथ तनुश्री की गर्दन पर था। उस पल आयांश को जैसे कोई होश ही नहीं था। पता नहीं वो किस दुनिया में खोए हुए था। कुछ देर बाद आयांश तनुश्री से अलग हुआ तो देखा इस वक्त तनुश्री का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तभी तनुश्री ने आयांश को धक्का देकर खुद से दूर किया और अपनी पीठ घुमाकर खड़ी हो गई। आयांश के इस तरह नज़दीक आने से तनुश्री की हालत खराब हो गई थी। उसकी धड़कनें बढ़ गई थी, जो इस वक्त आयांश भी महसूस कर सकता था। तनुश्री खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। तभी आयांश ने उसे गोद में उठा लिया और लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। वो खुद भी उसके पास आकर लेट गया और उसे खुद के पास करते हुए, गलती हो गई मुझसे, प्लीज़ अब तो माफ़ कर दो, इतना तो सता चुकी हो, अब और क्या चाहती हो। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि सॉरी बोल दिया तो हर गलती की माफ़ी मिल जाएगी। कहते हुए तनुश्री उसकी ओर से करवट लेते हुए बैठ के दूसरे कोने पर सरकने लगती है, लेकिन आयांश पीछे से ही उसे बाहों में भरते हुए, सच में मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरा विश्वास करो, आगे कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तनुश्री
तनुश्री उसकी ओर देखते हुए, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, मुझे नींद आ रही है। ये कहते हुए वो अयांश की बाहों से निकलने लगती है, लेकिन अयांश उसे और कसकर पकड़ लेता है और उसे खुद से सटाते हुए, चुपचाप लेट जा और मुझे भी थोड़ी राहत मिलने दो। 3 दिन से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। बस तुम्हें खुद के पास महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारे एहसास में खोना चाहता हूँ। प्लीज़ आज अपने करीब आने की इजाज़त दे दो। मैं इन दूरियों को ख़त्म करना चाहता हूँ। कहते हुए अयांश शरारत भरी निगाहों से उसे देखने लगता है। अयांश की आंखों में शरारत देखकर ही तनुश्री की घबराहट और बढ़ गई थी, लेकिन वो तो खुद ही आज उसके एहसास में खोना चाहती थी। उसकी बातों और गम सांसों से वो पिघलती जा रही थी और वो खुद भी अयांश से अलग नहीं होना चाहती थी। अयांश के बार बार माफ़ी मांगने से उसका गुस्सा भी शांत हो चुका था। अयांश ने धीरे से उसके सर को चूम लिया। तनुश्री की आंखें इस एहसास से बंद हो गईं। घबराहट से उसके होंठ कांप रहे थे। अयांश ने उसके कांपते होठों को छुआ और धीरे से अपने होठों से उसका कांपना रोककर फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। तनुश्री भी खुद को उसे सौंपते हुए उसकी बाहों में समा जाती है। आज से दोनों की जिंदगी में प्यारा सा सफ़र शुरू हो चुका था। दोनों की जिंदगी में गिरते संभलते आखिर वो खुशियाँ हमेशा के लिए ठहर गई थी। जिंदगी के सफ़र में साथ साथ आगे बढ़ते हुए दोनों का प्यार भी दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था और 1 साल बाद तनुश्री ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसके आने से पूरे घर में रौनक आ गई थी। तो दोस्तों, इस प्यार भरी कहानी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की प्यार भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।